सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं बेयरिंग एंड क्लचेस के पहले क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेक्स वगैरह पर चलेंगे। तो इस आपकी इस पेन पर क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई कीजिए, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन, होप सो आपने क्लचेस एंड बेयरिंग पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ के और फिर इन क्वेश्चंस को लगाने की ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, a shaft rotating in anti-clockwise direction at slow speed inside a bearing will, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको समझाई हुई है। पहली चीज क्या है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। दूसरा स्लो स्पीड है। तीसरा कौन सी है, शाफ्ट रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज स्लो स्पीड इनसाइड ए बेयरिंग, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा, ठीक है, ओके, अगर यहाँ पर याद करो, जब मैंने हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग के बारे में समझाया था, तो शाफ्ट ये है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, ऐसे घूम रही थी। अगर स्लो स्पीड है तो फिगर कौन सा था इसका, फिगर बन के आएगा कुछ ऐसा। स्लो स्पीड में मेटल टू मेटल कांटेक्ट था ना, क्योंकि डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग जब इफेक्ट बनना शुरू हुआ था आफ्टर रोटेशन, आफ्टर हाई स्पीड, तब ये चीज इधर भागी थी, ठीक है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगी एंड मेकिंग मेटल टू मेटल, क्लियर, ठीक है। आगे चलिए, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में बताओ। क्यों टर्म क्या है, क्यों टर्म ऐसा क्यों आया, वेजेस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, उस डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगर लो स्पीड है तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट, और जिस डायरेक्शन में वो घूम रहा है उस डायरेक्शन में वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, ऐसे है ना। जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उसकी तरफ कोई ऐसे मेटल टू मेटल कांटेक्ट ले लेगा। बट अगर ये हाई स्पीड पर है तो यहाँ पर वेजेस बनने शुरू हो जाएंगे, और जैसे वेजेस बनेंगे ये चीज इधर भाग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो जाएगा टुवर्ड्स राइट साइड ऑफ द बेयरिंग एंड मेकिंग नो मेटल टू मेटल कांटेक्ट, ऐसे ही फिगर ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, इसका भी आपका आंसर। नेक्स्ट, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग इज कॉल्ड, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग काफी बार मैंने नाम भी लिया है इसका, क्या होती है, बॉल एंड रोलर बेयरिंग, भूल गए हो भाई। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में क्या होना चाहिए, एंटी फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन ना हो मतलब म्यू हमारा क्या हो, बहुत जीरो की तरफ, ठीक है। और यहाँ जो रोलर एंड ये आपकी बॉल बेयरिंग थी उसमें क्या था, फ्रिक्शन ये पॉइंट कांटेक्ट था या फिर एक लाइन कांटेक्ट था, इसका मतलब फ्रिक्शन वहां पर जीरो था। मैंने काफी बार बताया वो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग यहाँ पर बोलते हैं। और आपने अगर नोट्स को नोट डाउन किया होगा तो आपने वहां पर वर्ड लिखा हुआ है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, मैंने लिखा हुआ है नोट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ बॉल बेयरिंग व्हिच पार्ट इज मेड हार्डर देन अदर्स। आपको मैंने ये चीज भी समझाई थी जब आपको मैंने लाइव बताई थी, याद होगा, रेस का टूटना या फिर रेस याद है, इनर रेस आउटर रेस, रेस का टूटना या फिर बॉल का टूटना, दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाता है, फेलियर। कोई भी चीज यहाँ पे टूट जाए तो वो क्या हो जाता है, फेलियर। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इन केस ऑफ बॉल बेयरिंग व्हिच पार्ट इज मेड हार्डर देन अदर्स, तो सब क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्योंकि अगर एक भी चीज हमारी टूट जाती है तो हम फेलियर मान लेते हैं। इसका मतलब दोनों ही चीज हमारी सेम कैपेसिटी की होनी चाहिए, सेम हार्ड होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनमें ब्रेकिंग ना आए, फेलियर ना आए, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। आगे चलते, the most suitable bearing for carrying very high loads with slow speeds, कौन सी, सोच के देखो, with slow speeds, ठीक है। क्यों याद आ रहा है, यहाँ पर एक चीज क्या है, वेरी हाई लोड्स, वेरी हाई लोड्स मेरी क्या ये बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग क्या झुकती है, नहीं, पहले समझाया हुआ है। वो तो हमारे एक तरह से सॉलिड कांटेक्ट होता है ना उसमें, ठीक है। तो हमारे लिए जो सबसे अच्छा होता है वो क्या होता है कि लुब्रिकेशन होना चाहिए बीच में। और लुब्रिकेशन में भी हमारे पास दो चीजें होती है, एक हाइड्रोडायनामिक था और एक हाइड्रोस्टैटिक था। हाइड्रोस्टैटिक में हमने क्या किया था, एक्सटर्नली
प्रेशराइज किया था, उसने एक्सटर्नली प्रेशर डाल दिया था, मतलब एक्सटर्नली लुब्रिकेशन डाला था, जिसकी वजह से शाफ्ट जो है वो कंसेंट्रिक हो गई थी ऐसे। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक में हम हायर लोड्स को भी झेल सकते हैं, जबकि हाइड्रोडायनामिक में हमारे हायर लोड्स नहीं है जब तक हाई स्पीड नहीं होगी, और यहाँ पे क्या है, स्लो स्पीड। हाँ, अगर इसका हाइड्रोडायनामिक आंसर होता, बिल्कुल हो सकता है, किस कंडीशन में, वेरी हाई लोड्स विद हाई स्पीड्स। अगर हाई स्पीड होगी तभी वेजेस बनेंगे, तभी हाइड्रोडायनामिक बेरिंग काम करता है। लो स्लो स्पीड का हाइड्रोडायनामिक बेरिंग का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तब हमें हाइड्रोस्टैटिक वेरी हाई लोड के लिए जरूरत होती है हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मैंने आपसे कहा था कुछ कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा रहेंगी, जैसे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर द बेयरिंग बिकॉज़ ऑफ, टेफ्लॉन जो होता है उसका मटेरियल का म्यू जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ से म्यू फॉर द टेफ्लॉन क्या होता है, बहुत कम। तो ये एक तरह से वो मटेरियल है जो कि आप एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के म्यू को कम करते हुए, मतलब आपने बेयरिंग बना ली किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल की, ठीक है, उसमें क्या करो, टेफ्लॉन की कोटिंग करो। टेफ्लॉन की कोटिंग कर दोगे तो म्यू क्या हो जाएगा, सरफेस का कम, और म्यू अगर जैसे ही कम हुआ वैसे ही हमारा क्या फायदा हो जाएगा कि वो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग की तरह काम करना शुरू कर देता है, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो प्लीज आप ये नाम याद रखें, टेफ्लॉन। ठीक है, टेफ्लॉन का म्यू क्या होता है, कम। सो आंसर क्या हो जाएगा, टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर द बेयरिंग बिकॉज़ ऑफ द लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आगे चलिए। Next, when the length of the journal is equal to the diameter of the journal, then the bearing is said to, ये वो चीज पढ़ाई हुआ है, ठीक है, स्क्वायर L equal to D, याद है वो जनरल वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो मानता हूँ कि टाइम काफी हो गया, बीच में गैप आ गया था, इसमें से थोड़ा सोचने में आपको टाइम लग रहा होगा। तो L equal to D, L equal to D means square bearing will be the answer। आगे चलो, स्मूथली हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये जनरल बेयरिंग यहाँ से थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन आने के, A general bearing of the diameter 30 cm, इसको ट्राई कीजिए, 30 cm and length 50 cm। पहले इसको शो करो, बनाओ इसे, उसके बाद क्या करो, एक लोड डालो उस पर। मैंने ये फिगर भी आपको समझाया है, बस आप ये थोड़ा सोचिए इसे कि बेयरिंग प्रेशर बनाने के लिए आपको कौन सा एरिया लेके चलना होता है। याद है वो फिगर जो प्रोजेक्टेड एरिया दिखाया था, ठीक है, तो प्रोजेक्टेड एरिया बनाओ, यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है, उन वैल्यूज को देखो। जनरल वेयर याद आ रही है ना, ऐसे बनाएंगे, शाफ्ट जाती है, शाफ्ट में जनरल कौन सा होता है भाई, जो बियरिंग के विड्थ के बराबर हो, है ना, जो बियरिंग की लेंथ के, सॉरी बियरिंग की विड्थ के बराबर हो, उसी को हम जनरल की लेंथ बोल देते हैं, उसी को हम जनरल की लेंथ बोल देते हैं। जो डायमीटर होता था वो शाफ्ट का डायमीटर होता है ना, शाफ्ट। तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या था उस चीज को बहुत बढ़िया, आपने प्रोजेक्टेड एरिया निकाल लिया ना, ठीक है ना, यहाँ पर ये जो होगा ये वाला प्रोजेक्टेड एरिया सर ऐसे ऐसे जो ये सामने वाला नहीं है ऐसे, तो फिगर याद, जब आपने लोड लगाया यहाँ पर तो इस लोड पर कितना प्रोजेक्टेड एरिया आएगा, ये वाला, this is projected area, so this will be the D and this is the L, so L into D is the projected area। so प्रेशर की वैल्यू पूछिए, एवरेज प्रेशर क्या हो जाएगा, लोड अपॉन प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, और लोड कितना है यहाँ पर 150 किलो न्यूटन है ना, तो किलो को न्यूटन में कन्वर्ट कर 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर D कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो उसे mm में कन्वर्ट कर दोगे मेगा पास्कल, ठीक है, इनमें थोड़ी गलतियां मत करना, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 10 to the power, सेंटीमीटर को mm में करोगे तो 10 आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर में 10 mm इनटू में 50 into 10, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक 10 दो 10 ये आपका कैंसिल हो गया, कितना बचा 150 into 10 डिवाइडेड बाय 30 into 5 से 15 हो गए, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 15 से 301 मेगा
या 1 न्यूटन पर एटम स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम न्यूटन और एटम लेके चलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखो इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट में आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी नहीं, फॉर्मूला कौन सा रहेगा याद आ रहा है? अब आर्ट्स दिख रहे हैं कुछ लगाइए, ट्राई कीजिए। स्पेसिफिक डायनामिक लोड लोड रेटिंग या कैपेसिटी, ये नाम याद करो क्या क्या था। फॉर्मूला क्या था याद आ रहा है? y इक्वल टू c बाई t की पावर k, है ना। k की वैल्यू डिपेंड करती थी बॉल बेयरिंग का 3 और रोलर है तो 10.3, सॉरी 10/3। ठीक है, c क्या था? c था डायनामिक लोड रेटिंग, याद आ रहा है? ठीक है, तो उसी के सेंस में देखो क्या क्या चीजें दी हुई है। टी क्या था? इक्विवेलेंट लोड। ठीक है, तो क्या क्या चीजें दी हुई है, क्या क्या चीजें निकालनी है, कुछ हो सकता है कि एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है। ठीक है, बट आपको लाइफ याद है? लाइफ क्या थी मेरी? लाइफ थी मिलियन रिवॉल्यूशन, मतलब इसकी जो यूनिट होनी चाहिए रिवॉल्यूशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से मेरी टी की वैल्यू न्यूटन या किलोन्यूटन में आ जाएगी, जो भी आप वैल्यू निकालें। ठीक है, सी क्या होता है? सी बेसिक लोड रेटिंग कैपेसिटी, जो आपको इसमें दी हुई है डायनामिक रेटिंग कैपेसिटी। हाँ, 40 आंसर है। हाँ नहीं, 40 वैल्यू है। अच्छा, ये का सेंटर कहाँ होगा? यही फिर
ठीक है। इसके रिवॉल्यूशंस कितने आ रहे हैं? ऐसे रिवॉल्यूशंस का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, उसमें मल्टीप्लाई की थी आपको। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर मुझे लाइफ किसमें लेके चलेंगे, रिवॉल्यूशंस में। तो ये लाइफ की वैल्यू क्या है, 400 रोटेशन पर मिनट, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन है, तो 400। मेरे कितने रिवॉल्यूशन के बाद इसमें एक क्रैक आ रहा है, कितने रिवॉल्यूशन के बाद, वही मेरी लाइफ, वही मेरी लाइफ है ना। तो उसी रिवॉल्यूशन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा वो कितने घंटे तक चली, है ना। तो कितने घंटे तक चल रही है, 5000। 5000 की लाइफ दे रखी है, तो डिजायर्ड लाइफ h is 5000 hours। तो यहाँ आप सीधे 5000 इक्वल टू नहीं करोगे, ये करके मतलब ये आवर्स हैं, तो 5000 hours, ठीक है। 5000 hours, hours को आपको किसमें मल्टीप्लाई करना होगा, 60 से, या डिवाइड करना होगा 60 से। सोच के देखो भाई, एक घंटे में आपके पास 60 मिनट थी, और एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, 400, है ना। तो मल्टीप्लाई तो करोगे ना 5000 से, 5000 से अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो गया मिनट। तो इतनी मिनट वो सरवाइव कर रही है, इतनी मिनट सरवाइव कर रही है, तो एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, 400, है ना। तो यहाँ जो मिनट यूनिट आई है वो मिनट से कैंसिल होगी, तो कितने बच गए, रिवॉल्यूशन। तो यही मिनट रिवॉल्यूशन है। बहुत छोटा आंसर है, इससे नहीं आ रहा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी, 400 into 5000 into 60, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, c की वैल्यू कितनी है, 40, है ना। यूनिट सेम रखना, ये किसमें, किलोमीटर, तो चलो इसे किलोमीटर नहीं रहने दो, तो नीचे वाली चीज क्या आ जाएगी, किलोमीटर में, है ना। वो चीज है ऐसे की पावर क्या होगी, ठीक है। ये यहाँ पर क्या मान के चलोगे, यहाँ बॉल बेयरिंग मान के चलोगे, क्योंकि कुछ है नहीं तो 3 मान के चलेंगे सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर इसे 3 मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p इक्वल टू, है ना, क्यूब रूट हो जाएगा इस चीज का, ठीक है। तो 40 डिवाइडेड बाय, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ दिस 400 into 5000 into 60। तो आना चाहिए ऐसे कैसे आना चाहिए। ये क्या हो गया मेरा, 10 to the power 2 और 4 6 हो गया ना। तो 10 की पावर 6 का मतलब 10 की पावर 2, है ना। 10 की पावर 6 का हो गया क्या मतलब 10 की पावर 2। 40 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 4 पंजे 20 और 2 6 12 120, है ना। तो 120 और गुणा में क्या बचा, 10 की पावर 6 का क्यूब रूट है, 10 की पावर 2 बचे, तो 10 की पावर 2 हो गया, क्या है 228 और इसकी टोटल वैल्यू 228 आ रही है। 10 की पावर 2 40 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 120, बताओ कितना है, क्यूब रूट ऑफ 120 4.93 into 10 to the power 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 40 डिवाइडेड बाय 493, 0.03 है। पॉइंट वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 400, मतलब ये आएगी 49, 8 के आसपास आएगी, 40 डिवाइडेड 493, 0.08 डबल, ठीक है। हाँ ये वैल्यू हमारी किलोमीटर में आ रही है। तो ये अगर ये किलोमीटर में आ रही है तो 81.1 न्यूटन होगी, 81.1, ये इधर ठीक है 0.08, तो 81.1 न्यूटन हो जाएगा, 81.1
आंसर इसका यही होगा, बस थोड़ी सी डेसिमल्स सर अभी तो जैसा कर लेते हैं ये कैलकुलेटर से कैसे कर लेते हैं। नहीं एक्चुअली क्या होता है, ऐसे ऐसे आपको वैल्यूज नहीं मिलेगी, वो तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस वैसे रख दी। हाँ कि जो क्यूब रूट ऑफ कुछ इस तरह का जाएगा जिसका क्यूब रूट आपको पता है, जैसे कि 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है, तो 64 निकल के आ गया। अब देखो बहुत इजी बन गया है ना, अब तो 4 से ये 4 से कैनवस करके तो सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के आंसर में क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन इस तरह की टाइप, ठीक है। आगे चलें। तो अभी वैसे क्वेश्चन आगे सर तो हमने निकाला है। हाँ ऐसे आ सकते हैं, कन्वेंशनल में आ सकते हैं। जैसे होता है ना कन्वेंशनल में 20 मार्क्स तो उसमें 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन दे देता है, ऐसा भी हो जाता है। तो उसमें आप से छोटे-छोटे क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। बेयरिंग से या किसी तरह से ऐसे मान लो कन्वेंशनल में। बाकी आपको जो ऑब्जेक्टिव है ना अपने जो अदर एग्जाम्स, ठीक है, जेईई उनके क्वेश्चंस रहेंगे ये वाली चीजें, कहां तक की यहां तक, या फिर रिवॉल्यूशंस की वैल्यू पूछ ली, बस ये रिवॉल्यूशंस पूछ लिए या फिर ये वैल्यूज आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कैरी अ लार्ज एक्सेल लोड इन अ फ्लैट बेयरिंग a number of collars is provided to, ये क्या हो गया एक तरह से, ये क्या हुआ, नंबर्स ऑफ कॉलर्स इज प्रोवाइडेड टू, ये कौन सी वाली बेयरिंग है, फर्स्ट बेयरिंग है, ठीक है। और नंबर्स ऑफ कॉलर्स की बात हो रही है, मतलब मल्टी कॉलर बेयरिंग की बात हो रही है, मल्टी कॉलर्स, ठीक है। फ्रिक्शन क्लचेस भी याद होंगे आपको, मैंने मल्टी कॉलर की बताई थी बात। अब ये बताइए मल्टी कॉलर क्यों लगाए जाते थे, इनमें से वो स्टेटमेंट फाइंड, मल्टी कॉलर पे क्या फायदा हो रहा था। टू कैरी अ लार्ज एक्सियल लोड in a flat bearing a number of collars is provided to, क्या करने के लिए ये हम यूज किया करते थे, क्या इससे हम क्या किया करते थे, एक्सियल लोड अगर ज्यादा है उसको हम बियर कर सकते थे मल्टी कॉलर से। याद है वो चीज कि हमने अगर स्पेस कंस्ट्रेंट है हमारे पास तो बाइक में हम मल्टी कॉलर क्लचेस लगाते हैं, मतलब मल्टी क्लचेस लगाते हैं, ठीक है, सिंगल क्लचेस। तो ऐसे ही यहाँ का भी काम, ठीक है, एक्सियल लोड अगर ज्यादा है तो उसे झेलना है, तो उससे हमने किया क्या, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया। तो ये पावर ट्रांसफर कम करने है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलर्स, हाँ बिल्कुल ठीक है कि आपको पावर ट्रांसमिशन कम करनी है, बट यहाँ टू कैरी ए लार्ज एक्सियल लोड, एक्सियल लोड तो हमें ज्यादा देना ही है, उस एक्सियल लोड के बेसिस पर मैंने आपसे दो चीजें बोली थी, याद होगा आपको। एक चीज थी हमारी प्रेशर की वैल्यू जो कि क्या थी, W अपॉन पाई R नॉट स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर, अगर मैं यूपीटी की बात करूं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी मेरी, दूसरी थी टॉर्क, इसकी वैल्यू थी म्यू W 2/3 R नॉट क्यूब माइनस RI क्यूब डिवाइडेड बाय R नॉट स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर। मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जो पावर ट्रांसमिशन है, जो आपके माइंड में पावर ट्रांसमिशन चल रहा है, वो इस वाली चीज में, वो इस वाली चीज में बिल्कुल नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये वाली चीज हमारी उस पर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है, जबकि ये वाली चीज हमारी उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वो चीज पूछ रहा हूँ कि लार्ज एक्सियल लोड को फ्लैट बेयरिंग में जब हम यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलर्स बढ़ाने से क्या फायदा है, नंबर्स ऑफ कॉलर्स बढ़ाने से क्या फायदा है, जो मेरा टोटल एक्सियल लोड है इसको भी समझो। आई थिंक आपने उस टाइम पर मैंने समझाया तो, बट आपने शायद इस चीज को विजुलाइज नहीं किया। अगर ये मेरे बहुत सारे कॉलर्स हैं, मल्टी कॉलर पे, अगर ये बहुत सारे कॉलर्स हैं तो शाफ्ट तो एक ही, ठीक है, इससे रिलेटेड कॉलर कर रहे हैं, ठीक है। आपने इस पर एक्सियल लोड लगा दिया W, तो ये जो W यहाँ पर एक्सियल लोड लगा है, ये इस कॉलर बेयरिंग में, मल्टी कॉलर बेयरिंग में अगर मान लीजिए 100 न्यूटन है, ठीक है, और ये 4 बेयरिंग है आपके पास, ठीक है, सॉरी ये 4 कॉलर्स हैं आपके पास, ठीक है, एक बेयरिंग के 4 कॉलर्स हैं, तो यहाँ पर 100 न्यूटन, क्या 100 न्यूटन पूरे का पूरा एक पर भी 100, इस पर भी 100, इस पर भी 100 आएगा, डिवाइड, सही चीज तो हमें सोचनी है कि क्या होगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, तभी तो मल्टी कॉलर का यूज किया जा रहा है ज्यादा फोर्सेस को झेलने के लिए, ठीक है, ज्यादा लोड बेयर करने के लिए। यही काम हमने फ्रिक्शन में किया था, क्लचेस में किया था, याद होगा आपको, है ना, क्लचेस में यही काम तो था। तो इसी के सेंस में अगर इसकी बात करूं तो इस पर 25, इस पर 25, इस पर 25, ऐसे ही चौथी में देखो इस पर 25, तो ये हमारा एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तो क्या कर रहे हैं बेसिकली डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर W ईच की अगर बात करें, अगर ये फॉर्मूला किसके लिए हमने बनाया था, सिंगल पोलर के लिए, याद है इसमें मल्टीपोलर की बात नहीं की थी, सिंगल पोलर के लिए थी, तो सिंगल पोलर के लिए W ईच लिख लिया। तो अगर मैं यहाँ मल्टीपोलर की बात करूं तो W ईच की वैल्यू क्या होगी, W ईच की वैल्यू क्या होगी, ये जनरल फॉर्मूला भी आप पढ़ सकते हो मल्टी के लिए भी। तो W ईच की वैल्यू क्या है, W टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोलर्स, ये चीज भी आप नोट्स में नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। W ईच इक्वल टू W टोटल अपॉन, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर को डिक्रीज किया, जिसकी हेल्प से आपको लार्ज एक्सियल लोड झेलने की कैपेसिटी मिल गई मल्टीपोलर बेयरिंग के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गई, प्रेशर टॉर्क को रिड्यूस कर रहे हैं, फ्रिक्शन टॉर्क रिड्यूस कर रहे हैं, बट हमारे लिए जो वर्डिंग है वो इससे रिलेट कर रही है, लार्ज एक्सियल लोड के लिए हमने क्या किया, लार्ज एक्सियल लोड को झेलने के लिए हमने क्या, ठीक है। और रही बात ये बेयरिंग में हम टॉर्क को रिड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है, बट एक बात सोचो, मल्टीपोलर में क्या मेरा जो टॉर्क है वो रिड्यूस हो रहा है, नहीं, वो टॉर्क मेरा अभी भी उतना ही, अभी भी उतना ही टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इसके की बात करोगे, इसकी की बात करोगे, इसकी की बात करोगे, इसकी की बात करोगे, जब टोटल को जोड़ोगे ना तो पुराने टॉर्क के बराबर ही है जो 100 न्यूटन की वजह से लग रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी तो आप फॉर्मूले में क्या लिखोगे, W ईच, और यहाँ टॉर्क क्या हो जाएगा, n टाइम्स, ऐसे हो जाएगा। ये जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ दिस एंड W ईच। भाई देखो ये W ईच के लिए फॉर्मूला निकाल लिया आपने, बट टॉर्क की वैल्यू क्या करोगे, इसके ऊपर जो टॉर्क है प्लस इस पर जो टॉर्क है प्लस इस पर जो टॉर्क है प्लस इस पर जो टॉर्क है, क्यों, क्योंकि एक ही हमारे साथ है, फाइनली उसी टॉर्क से तो वो घूम रही है, ठीक है। जो हमारी बेयरिंग है, जो पोलर्स यहाँ पर लगे हुए हैं और बेयरिंग में जो स्टेशनरी है उस पर जो टोटल ट्रांसमिशन हो रहा है वो टोटल जो एक पर लगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल की, तभी तो हमारे पास टोटल टॉर्क आएगा। अब जरा एक बात सोचो, W ईच की वैल्यू आपने क्या लिखी थी अभी, W ईच की वैल्यू क्या लिखी थी, T4 मल्टीपोलर, T4 मल्टीपोलर, W ईच की वैल्यू क्या लिखी थी, W टोटल अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ ये जो n था ये तो हमारा इससे रिलेट कर रहा है 1 2 3 4, ठीक है, इनटू में म्यू इनटू W ईच की वैल्यू क्या लिखोगे, W टोटल अपॉन n, ठीक है, इनटू में ये R इफेक्टिव लिखोगे ऐसे R इफेक्टिव, ठीक है। तो अब जरा सोचो ये n से n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा T मल्टीपोलर इक्वल टू T मल्टीपोलर इक्वल टू T टोटल, ये टोटल है कि नहीं। यहाँ अगर हम इस चीज की बात कर रहे हैं तो जितना इस पर मल्टीपोलर के बेसिस पर आ रहा है उतना ही तो ये कैंसिल हो गया ना, और W टोटल तो अभी भी वही पुराना है जो इस पर 100 न्यूटन लगा हुआ था, फॉर्मूला तो वही निकल के आ गया फिर से, बस यहाँ W टोटल है W ईच में, इस फॉर्मूले में जो हम उससे n को n कैंसिल कर रहे हैं, तब यहाँ पे क्या आ रहा है म्यू इनटू W टोटल इनटू R इफेक्टिव, बट जब हम यहाँ पर W ईच लिखेंगे तब यहाँ n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब टॉर्क ट्रांसमिशन हमारा ना डिक्रीज होगा ना इंक्रीज होगा, टॉर्क ट्रांसमिशन मेरा अभी सेम, ठीक है, पोजीशन टॉर्क ट्रांसमिशन फाइनली हमारा सेम, ठीक है। तो ये चीज हमारी रहती है, ठीक। तो डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इज द राइट आंसर फॉर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, ये चीजें अपने नोट्स में ऐड कर लें, ये मैंने क्लचेस में समझा तो दी थी बट इनके मैंने वैल्यूज नहीं बताई कैसे W यूज करें, तो ये नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेपर्ड रोलर बेयरिंग कैन टेक, ये समझाया हुआ है, टेपर्ड रोलर बेयरिंग, टेपर्ड याद आ रहा है, ठीक है, टेपर्ड रोलर बेयरिंग कैन टेक, सी वाला नहीं पढ़ा, टेपर्ड रोलर बेयरिंग कैन टेक, सी वाला, बस ये रेशियो ऑफ दीस बेयरिंग वाली चीज याद करो, क्या थी वो FR अपॉन, ये पहली वाली स्लाइड्स जो स्टार्टिंग में थी FR अपॉन FA, ठीक है। टेपर्ड रोलर बेयरिंग में ज्यादा क्या झेला जाता है, एक्सियल स्ट्रेस झेलता है वो टेपर्ड रोलर बेयरिंग या फिर रेडियल झेलता है टेपर्ड रोलर बेयरिंग, मैंने ये चीजें वहां पर आपको स्लाइड में बताई हुई है। टेपर्ड रोलर बेयरिंग क्यों यूज किया जाता है, अगर हमें रेडियल ही ज्यादा झिलवाना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डीप बॉल बेयरिंग, ठीक है, एक सिंपल बॉल बेयरिंग यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें
हमें उसमें एक्सेल को ज्यादा झिलवाना है तो हम टेपर ही तो करेंगे ना उसको। अगर हमें एक्सेल ज्यादा झिलवाना है तो हम उसे टेपर करेंगे। तो टेपर करने से हम एक्सेल फोर्स को ज्यादा झेलते हैं। तो यहाँ पर Fa क्या होता है इज ग्रेटर देन Fr। ये चीज मैंने समझाई थी शायद याद हो आपको। Fa इज ग्रेटर देन Fr। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये क्या होगा, Fr अगर छोटा है तो लेस देन यूनिटी। ठीक है, तो बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड एंड द रेशियो ऑफ दीस बीइंग बेयरिंग, सॉरी यहाँ पर बेयरिंग, these bearing less than unity। सो आंसर क्या हो गया हमारा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रेडियल हमारा जो टेपर्ड है वो यहाँ तक है, बट इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू याद रखिएगा Fr अपॉन Fa से दी जाती है, ना कि Fa अपॉन Fr से। ठीक है, आगे चलिए। देखो ये छोटी-छोटी चीजें हैं, प्लीज इनमें ध्यान देना। मैंने पहले भी लिखवा रखी है Fr अपॉन Fa। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर से शायद मैं रिपीट हो गई। ठीक है, ये बॉल एंड रोलर बेयरिंग फिर से एंटीफ्रिक्शन बेयरिंग। ठीक है, नेक्स्ट बेयरिंग यूज्ड फॉर हेवी लोड्स आर। जब नाम पहले ध्यान देना, यहाँ पर नाम में क्या मेरा हाइड्रोस्टैटिक है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि तुरंत ही हाइड्रोस्टैटिक होना शुरू कर दो। हो सकता है तब कहते हैं तीन की जा रही है। ठीक है, आप सोचो कौन सी वाली यूज कर रहे हैं। ठीक है, बेयरिंग यूज्ड फॉर द हेवी लोड्स आर हेवी लोड्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं रोलर बेयरिंग हमारी कौन सी होती है, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने जो बेयरिंग है वो इसके बारे में सोचो कि हमने जो बेयरिंग है हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनामिक की बात को साइड कर दिया। अगर ऑप्शन होता तो हमारे लिए हाइड्रोस्टैटिक वाले आंसर हो जाता, क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले देखा। इसका मतलब अब है हमने इसमें देखना। ठीक है, इसमें देखना रोलर फोर्स ज्यादा कर देता है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, रोलर। ठीक है, थ्रस्ट बेयरिंग इसके सेंस में आ गया एक्सियल। ठीक है, थ्रस्ट बेयरिंग हमारा एक्सियल के सेंस में आ गया। ठीक है, हाँ अगर इसका एक ऑप्शन और बना दिया जाए इसमें एनी ऑफ द अबव को हटा के इसमें ऑप्शन लिख दिया जाए बी एंड सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी। बट ये जो क्वेश्चन है ये थ्रस्ट बेयरिंग हमारा कौन सा हो गया, थ्रस्ट बेयरिंग हो गया एक्सियल लोड ज्यादा झेलने वाला। बट एक्सियल लोड में ज्यादा कौन सा झेलेगा मेरा, मल्टी पोलर थ्रस्ट बेयरिंग। ठीक है, मल्टी पोलर थ्रस्ट बेयरिंग। बट हमें यहाँ पर पता है कि रोलर बेयरिंग इसमें ज्यादा झेलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है एक लाइन कांटेक्ट ना कि एक वन कांटेक्ट। ठीक है, क्लियर है, आगे चलिए। नेक्स्ट, इन ए जनरल बेयरिंग द रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सर्किल, ये भी मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सर्किल क्या था फॉर्मूला, x इक्वल टू म्यू आर। बहुत बढ़िया। अगर म्यू क्या था इसमें, क्या मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था या विस्कोसिटी था, क्या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। विस्कोसिटी इस चैप्टर में हमने इससे रिप्रेजेंट किया था z, जबकि म्यू क्या था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब मेरा आंसर निकालो, नहीं तो अभी जैसे आपने ये आंसर दिया ना उन्हें, तो फिर उसके हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू को विस्कोसिटी बोलोगे तो यहाँ ऑप्शन में दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले ध्यान देना है म्यू इस चैप्टर में हमने क्या लिया हुआ है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरल की विस्कोसिटी होगी है ना। ठीक है, तो अब देखो जनरल बेयरिंग द रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सर्किल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द कौन सा लोड, तो इसमें है ही रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन सर्किल x ही तो होती है। x को कैसे बढ़ाया जाए, या तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दो या फिर रेडियस बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है स्पीड ऑफ द रेडियस जनरल नहीं, रेडियस ऑफ द जनरल यही ले सकते हैं, विस्कोसिटी ऑफ द जनरल नहीं। कंफ्यूजन विस्कोसिटी से हो जाती है क्योंकि हम म्यू आर ही पढ़ते हैं, पर म्यू को हम विस्कोसिटी पढ़ते हैं एफ में। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्लियर, आगे चलिए। Which one of the following type of bearing is employed in shaft of gearboxes of automobile? मैंने बताया हुआ है gearboxes एप्लीकेशन, लास्ट में एक एप्लीकेशन की स्लाइड थी जिसमें एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक थी और जनरल थी, और एप्लीकेशन ऑफ द एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। ठीक है, ये किसका है, एंटी फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। ठीक है, ये एप्लीकेशन प्लीज याद रखना जो मैंने उसमें लिखवा दी है सर। हाँ वो सारी। ठीक है, तो वो प्लीज उनके नाम याद रखना कौन से वाले पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग केजेस इज नीडेड टू। केजेस क्यों यूज की जाती थी, केजेस का पूरा एक स्लाइड समझाया था। सेपरेट द टू रेसेस, सेपरेट द टू रेसेस, ये रेसेस को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती थी, है ना। तो यहाँ पे सेपरेट द बॉल्स फ्रॉम द इनर रेस, सेपरेट द आउटर रेस फ्रॉम द बॉल।
क्या इंश्योर दैट द बॉल डोंट क्लस्टर, मतलब एक दूसरे से घिसड़े ना चले, डोंट क्लस्टर एट वन पॉइंट एंड मेंटेन प्रॉपर रिलेटिव एंगुलर मोशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, what is the main advantage, what is the main advantage of hydrodynamic bearing over roller bearing? क्या होनी चाहिए? ठीक है, क्योंकि इसका एक ग्राफ भी याद होगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था। ठीक है, तो ग्राफ हमारे पास क्या था, ऐसे कि अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं, अगर यहाँ पर हम स्पीड लेके चलें, स्पीड बढ़ाते हैं तो हाइड्रोडायनामिक की क्या होती है, स्पीड के हिसाब से लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, जबकि रोलर्स वगैरह की क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये मतलब इससे कम पे आया था जो दो ग्राफ बताए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सुपीरियर लोड कैरिंग कैपेसिटी एट हायर स्पीड, गलती मत करना, लोअर स्पीड पर नहीं होती है, हायर स्पीड पर ही। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन जिसके बेसिस पर जो भी सेंटेंस है उसी के बेसिस पर करना है, सारी चीजें एक साथ में लगाते हैं, जितना क्वेश्चन पूछा उतना। इन हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग, इन हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? अच्छा, ठीक है। इन हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग तो क्या होना चाहिए इसका, इन हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग, हाइड्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, एक मेंटेन रखते हैं हम इसमें क्या, थिकनेस, थिकनेस मेंटेन हमेशा रहती है। ठीक है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं रहता है इसमें, तो द ऑयल फिल्म इज मेंटेन्ड बाय सप्लाइंग ऑयल अंडर प्रेशर, बाय सप्लाइंग ऑयल अंडर एक्सटर्नल प्रेशर, ये एक्सटर्नल। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला हो गया। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर, ध्यान से समझना, ये 1 1 2 2 वाला कांसेप्ट, सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी एल, एल प्रोपोर्शनल टू क्या था, सी वाई पी, है ना, एल प्रोपोर्शनल टू क्या था, सी वाई पी की पावर पी, तो इसको हम इक्वल टू लिख लेते थे, मतलब एल और पी में इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन ढूंढना है बस, तो कौन से में दिख रहा है, इस वाले, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं, ऐसी क्वेश्चन भी हमने पहले कर रखे हैं। नेक्स्ट, द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इन ए हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग डिपेंड्स अपॉन, बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर याद है, बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर, बेयरिंग मॉडुलस, सोमरफेल्ड नंबर। ठीक है, बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर हमारा क्या था, सोमरफेल्ड नंबर ही तो था। ठीक है, ओहो, ये वीडियो, तो आप फिर वीडियो देखो, है ना, वीडियो देखो, ये फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सोमरफेल्ड नंबर क्या था हमारा, ZN/P into D/C का स्क्वायर, ये हमारा था S सोमरफेल्ड नंबर, मतलब बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर। ठीक है, किसी भी दो आइडेंटिकल बेयरिंग के लिए सोमरफेल्ड नंबर क्या होता था, सेम, उसी से हमने क्वेश्चंस में देखे थे। ठीक है, तो यहाँ आप सोचिएगा कौन सी वाली चीज हमारी यहाँ पर आ जाएगी, सोच के बताइए। बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इन ए हाइड्रोडायनामिक बेयरिंग डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर में एक चीज और थी, याद होगा आपको, मैंने एक ग्राफ में समझाया था। ठीक है, ZN/P इधर था, म्यू इधर था, इस पॉइंट को हमने क्या बोला था, अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी ZN/P। जहां पर म्यू सबसे कम होता है
उसी ZnY को हम क्या बोलते थे, अल्फा। इस अल्फा का नाम था, बताओ इसका अल्फा का नाम क्या था, बियरिंग मॉडुलस। देखो भूलो मत प्लीज, इसका नाम क्या था, बियरिंग मॉडुलस। कहां बियरिंग मॉडुलस की डेफिनेशन क्या थी, जहां म्यू सबसे कम वहां पर मेरी ZnY की वैल्यू क्या कहलाती है, बियरिंग मॉडुलस। ये मेरा अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा आंसर मेरा विस्कोसिटी है जेड, यहाँ पर विस्कोसिटी, स्पीड एंड फ्लो, क्योंकि जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। तो सीधा आंसर क्या हो गया, ZnY मतलब विस्कोसिटी, स्पीड एंड फ्लो। ये क्या हो गया मेरा बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर, ठीक है, ZnY वाला सेंस। ये वाली जो चीज थी हमने ZnY के लिए लिया था इस साइड, और इस साइड लिया था, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा। नेक्स्ट, which one of the following bearing is suitable for the application where large radial load at very high speed is used? Large radial load at very high speed, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, इसमें कुछ और भी ऑप्शन है। लार्ज रेडियल लोड, लोड है लार्ज, अगर देखो यहाँ पर रोलिंग और स्लाइडिंग के दोनों भी ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप स्लाइडिंग पर जाओ, जनरल पर जाओ, ठीक है। फिर आपको रोलिंग में ही नहीं सोचना है, ठीक है। रोलिंग में फिर आप टेपर्ड की बात कर सकते थे, बट अगर रेडियल की बात करनी है तो हमें यहाँ पर रेडियल, जैसे डीप ब्लू बात करें, वो अगर होते तो बेस्ट हो जाता। यहाँ पर रोलर्स के अगर ऑप्शंस होते तो, बट यहाँ पर तो स्लाइडिंग का ऑप्शन दिया, तो सीधा क्या हो गया हमारा, स्लाइड। उसमें फिर किसी और को देखना ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लियर है ना, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से आंसर देना। Which one of the following is criteria in the design of the hydrodynamic journal bearing? हाइड्रोडायनामिक जर्नल बेयरिंग वाला जो हमने पार्ट पढ़ा था, मतलब जर्नल बेयरिंग वाला जो हमने पार्ट पढ़ा था, उसमें हमारे पास कौन सी चीज पढ़ते थे हम इन सब में से। क्या मैंने रेटिंग लाइफ पढ़ी थी जनरल बेयरिंग में? नहीं। क्या मैंने स्पेसिफिक डायनामिक कैपेसिटी सी को पढ़ा था? नहीं। क्या मैंने रोटेशनल फैक्टर के बारे में कुछ बात की थी? नहीं। क्या था हमारा सॉल्वेंट नंबर, जेड इज था जनरल बेयरिंग। इसका आंसर क्या हो गया, जेड, ठीक है। समझ रहे हो ना कि कहां से कहां चीजें रिलेट करती हैं, ठीक है। तो वही आपकी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इट इज सीन फ्रॉम द कर्व दैट देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर मेरा क्या हो गया, ZnY p। तो ZnY p की, अब देखो मैंने जो समझाया आपको थोड़ी देर पहले, उसी की वर्डिंग में क्या, इट इज सीन फ्रॉम द कर्व दैट देयर इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर डिनोटेड बाय ए, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ द बेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कॉल्ड। इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपसे बोला, उसे बोलते हैं बेयरिंग अल्फा। उसको क्या बोलते हैं, अल्फा बेयरिंग। आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बन के आएगी, ठीक। नेक्स्ट, consider the following statement for a journal rotating in a bearing under film lubrication condition, the frictional resistance is, ठीक है। सोच के बताओ इसमें क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, for a journal rotating in a bearing under film lubrication condition, मतलब film lubrication हमारी कौन सी होती है, हाइड्रोडायनामिक सेंस में, ठीक है। the frictional resistance is क्या होना चाहिए यहाँ पर, proportional to area of the contact या फिर proportional to the viscosity of the lubricant। So, proportional to the speed of the rotation, frictional resistance independent of the ratio। ठीक है, सोचो जरा। म्यू की वैल्यू, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या था, F, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता था हमारा, F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इनटू n, म्यू इनटू n या म्यू इनटू r, ठीक है। ये हमारे लिए होता है फ्रिक्शनल जो रेजिस्टेंस उस पर लग रहा है, ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लग रहा है हाइड्रोडायनामिक में, हाइड्रोडायनामिक में क्या था, याद करो हाइड्रोडायनामिक के सेंस में क्या था, जब हाइड्रोडायनामिक में हमने इस चीज को ऐसे लेके गए तभी तो ये हमारे पास ऐसे बन के आया था, ठीक है। एक थिन फिल्म लुब्रिकेशन आया था, तो फिल्म लुब्रिकेशन हाइड्रोडायनामिक में, मतलब मेरा प्रेशर वाला सेंस आ रहा था इसमें, प्रेशर वाला, ठीक है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला हिसाब आ रहा था, ठीक है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर मेरा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला सेंस ज्यादा आएगा तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा,
ठीक है, अगर फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मेरा ज्यादा है इसका मतलब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो फर्स्ट चीज है प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कांटेक्ट में, ये चीज नहीं है, फर्स्ट है प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कांटेक्ट में, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो प्रेशर पर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर आप कितना कन्वर्टिंग और डाइवर्टिंग प्रोड्यूस कर रहे हो, वेजिंग किस तरह का बन के आ रहा है आपका, और वेजिंग किस पर डिपेंड करता है, आपकी स्पीड पर, ठीक है, स्पीड पर, वो भी ध्यान देने की बात है। प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट सही जेट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, आपको याद है मैकनीज ब्रदर रिलेशन, मैकनीज ब्रदर सोमरफेल्ड से पहले लिखा है म्यू, ठीक है, म्यू प्रोपोर्शनल टू 33 into 10 to the power समथिंग, और बीच में क्या था आपका ZN/P फंक्शन था, वो बेसिकली फंक्शन ZN/P का D/C का L/D का, याद करो तीन चीजें थी मैकनीज ब्रदर में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट, सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द रोटेशन, बिल्कुल स्पीड ऑफ द रोटेशन से ही क्या बन के आता है मेरा वेजिंग एक्शन, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, सोचो जरा इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर हो सकता है, ठीक है, ये इस पर क्या किया है डिपेंड, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा है 2 and 3, क्लियर है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगा और प्रेशर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इसलिए क्या होगा हमारा 2 and 3, क्लियर है, आगे चलें, बात समझ में आ गई ना, ठीक है। नेक्स्ट ये वही क्वेश्चन, ठीक है, जो मैंने आपको उससे बताया था सही से, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, ठीक है, 2, 3 and 4 यहाँ पर आपकी वैल्यू भी अलग-अलग दे रखी है, ठीक है, वहां पर मैंने सिर्फ 6 के बारे में बताया था कि हमारे पास जो बियरिंग है उसका हमारे पास पर्टिकुलर वो पता लग जाता है कि कितना क्या है, कौन सी बियरिंग है, ठीक है। अब यहाँ 2, 3, 4 का मीनिंग क्या है, फिर आगे जैसे सीरीज बढ़ रही है इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर ध्यान देना कि SKF जो फर्स्ट डिजिट होती है, जो फर्स्ट डिजिट होती है वो डिजिट दिखाती है विड्थ ऑफ द बियरिंग, विड्थ ऑफ द बियरिंग, फर्स्ट डिजिट दिखाती है विड्थ ऑफ द बियरिंग, विड्थ ऑफ द बियरिंग, ठीक है, बियरिंग की विड्थ क्या है उससे दिखाती है। तो जैसे जैसे मेरी फर्स्ट डिजिट बढ़ेगी, ठीक है, सीरीज में जैसे जैसे मेरी फर्स्ट डिजिट बढ़ेगी विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 2, 3, 4 मतलब डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग की विड्थ क्या होती है सबसे ज्यादा, उसका क्या था 6 था, याद है आपको 6 मैंने बताया था डीजीबी डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग की, तो इसका मतलब उसकी विड्थ क्या है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ 2, 3, 4 मतलब विड्थ बढ़ रही है बेयरिंग की। उसके बाद ये क्या होता है, ये 0, 1 and 2 ये होता है सीरीज, है ना, 0 वाली 100 वाले 200 वाले इस तरह से। उसके बाद 15 क्या था, हम फिर लास्ट में ये दो डिजिट एक साथ लेते थे ना, ठीक है, ये क्या था मेरा डायमीटर, बट डायमीटर कब, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा कितने से 5, 15 into 5, तो इसका डायमीटर कितना आ गया यहाँ से 75, ठीक है। 75 डायमीटर इन तीनों बियरिंग का है, ठीक है, इन तीनों बियरिंग का 75 डायमीटर है, बट इनकी बियरिंग की विड्थ क्या है इंक्रीज हो रही है, तो ऑप्शन बोर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बोर इज कॉमन, बोर इज कॉमन, क्यों, बोर का मतलब क्या होता है डायमीटर, डायमीटर क्या है कॉमन है तीनों का, ठीक है, ये तीन अलग-अलग है ना एसकेएफ, एक है 2015, एक है 3115, एक है 4215, तो इसमें बोर तो कॉमन है, विड्थ क्या हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया हमारा, आप क्लियर हो गए, फर्स्ट बियरिंग के लिए यूज करते हैं, फर्स्ट बियरिंग के लिए एस नॉमेनक्लेचर हम जनरली इसी के सेंस में यहां पर ही चेंज करेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों का इतना नोमेनक्लेचर हमारा नहीं होता, बस सीरीज का सेंस होता है, एसकेएफ जैसे डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग होता है, एसकेएफ ये सिर्फ हमारी रोलर बेयरिंग्स यानी कि बॉल बेयरिंग्स, ठीक है। डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग के लिए 6 है, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग के लिए 6 है, बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग के लिए हमारा मतलब एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के लिए एसकेएफ, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के लिए एसकेएफ, ठीक है, जस्ट बेयरिंग के लिए चलता है, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक के लिए तो यही सीरीज होती है जो हमारी है, ठीक है, और ज्यादा इसमें डेप्थ में जाना भी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जर्नल हैज अ शाफ्ट डायमीटर 40 mm एंड अ लेंथ, हां इस क्वेश्चन को करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, ये क्वेश्चन आपने कहीं और भी देखा होगा, ये क्वेश्चन आपने एफएम में भी देखा, याद करो एफएम के फर्स्ट चैप्टर जब आपको एक लुब्रिकेशन के बीच का गैप दिया जाता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने ये चीज की है, ठीक है, इस क्वेश्चन को करो, एक्चुअल में ये आपके बियरिंग का क्वेश्चन होता है, बट आप एफएम में उस चीज को पढ़ लेते हो,
ठीक है, जब घुमाते हैं ना उसे थोड़ा सा गैप रखते हैं बीच में, तो वही सेंस हमारा इसमें है। इसके बारे में पढ़ो, सोचो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। द लॉस ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या होता है वैसे? टॉर्क की जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? तो लॉस ऑफ टॉर्क ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, F into R, ठीक है, बस आपको F निकालना, फोर्स निकालना। फोर्स कहां से निकालोगे वो सोचो। यहाँ पर विस्कोसिटी दी हुई है, ये चीजें आपने एफएम में की होगी पक्का, मुझे याद है चैप्टर 1 में की। वो बात है। चला है एक्चुअली आपने वहां पर एक चीज पढ़ी थी, ए जर्नल हैज अ शाफ्ट डायमीटर ऑफ 40 mm। एक शाफ्ट ऐसे आपने बनाई थी एफएम में फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, और जर्नल ऐसे बनाते हैं, मतलब बेयरिंग आपने ऐसे बनाई, फिर आपने शाफ्ट को घुमाया था, ठीक है। जब आप शाफ्ट ऐसे घुमाते हो तो इन दोनों के बीच में क्या है हमारा गैप, ठीक है, मैंने एफएम का ही फिगर बनाया है, वहां पर आप यूज किया था। इन दोनों के बीच में क्या है गैप, तो यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर क्या है लुब्रिकेशन। इस लुब्रिकेशन के बेसिस पर जरा याद करो कि आपने यहाँ पर एक फॉर्मूला पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा, याद है वो क्या था? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। बहुत बढ़िया, बस अगर आपको ये चीज याद है तो क्या आपने यहाँ जो ये वाली पॉइंट की वेलोसिटी होगी, कौन से पॉइंट की? इस वाले पॉइंट की, पेरिफेरी के शाफ्ट से, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ जो पेरिफेरी है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बेसिकली यही की तो जो हमारी एक वेलोसिटी है वही तो हमारे पास आ रही है ना, ठीक है, और वही वेलोसिटी यहाँ पर दी हुई है रोटेशन के सेंस में, जबकि हमारे पास चाहिए क्या होती है हमें? v, मतलब जो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे चल रही होगी, समझ रहे हो ना, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी चल रही होगी ऐसे घूमते हुए, ठीक है, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है मेरी? v यहाँ पर, तो उसकी v की वैल्यू क्या है? ये v कैसे चल रही है? v ऐसे चल रही है टेंजेंट, ठीक है, ऐसे घूमते हुए टेंजेंट, ऐसे मत कर देना कि v नीचे की तरफ जा रहा है, नहीं v टेंजेंट है, ठीक है, मतलब इस प्लेन से बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, सॉरी अगर इसमें ऐसे लेके जा रहे तो अंदर की तरफ जा रहा है, अगर ओमेगा ऐसे लेके जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ v इक्वल टू r ओमेगा, दिस इज द, ये जो हम यहाँ पर यूज करते हैं। अगर इसके फिगर को मैं यहाँ से करके इसको मैं 90 डिग्री ऐसे घुमा दूं, समझ रहे हो, 90 डिग्री मैंने ऐसे घुमा दिया ऐसे, यहाँ पर ये लुब्रिकेशन है और ये हो गई मेरी शाफ्ट, ये हो गई मेरी शाफ्ट, ऐसे जा रही है 90 डिग्री घुमा दिया। वेलोसिटी कहाँ दिख रही है मुझे? इसके परपेंडिकुलर, किधर की ओर जाते हुए? अंदर की ओर जाते हुए, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे इसे, बस आपकी थिंकिंग है कि आप थिंकिंग में क्या देख रहे हो, अगर आप इसे यहाँ से देखोगे इस साइड से, तो आपको एक ऐसा फिगर दिखेगा, कैसा फिगर दिखेगा? ये आपको ऐसा फिगर दिखेगा, वेलोसिटी इधर की ओर जाती हुई, यहाँ से देख रहे हो इधर से वेलोसिटी इधर की ओर जाती हुई दिखेगी, इस पर टेंजेंट अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी ऐसे दिखी। लुब्रिकेशन यहाँ पर है या नहीं है? इसके बीच में लुब्रिकेशन है, ठीक है, ये लुब्रिकेशन ये रहा, ठीक है। नीचे वाली चीज क्या है मेरी? फिक्स, नीचे वाली, ये वाली नीचे वाली ग्रीन वाली, ये क्या है? फिक्स,
ठीक है। अगर ये चीज फिक्स है तो अब एफएम का वो चैप्टर 1 से ये वाला फिगर याद करो। ऐसा था या नहीं कि अगर मेरे पास यहाँ एक लुब्रिकेंट है या फ्लूइड है, फ्लूइड की अगर फाइनल ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v कर दूं, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी में 0 कर दूं, मतलब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया फिक्स, तो इसका एक कर्व बन के आएगा वो ऐसा होता था, ठीक है। बट यहाँ हम कैसा लेके चलेंगे उसे, यहाँ लेके चलेंगे लीनियर, जब तक रिलेशन ना दिया हो हम क्या लेके चलते हैं लीनियर, इसके इन दोनों के बीच का गैप क्या मानते हैं बहुत कम। तो ये जो गैप यहाँ से निकाला मैंने वो चीज यहाँ पर हम यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में। तो सो यहाँ पर जो टाउ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, टाउ इक्वल टू म्यू इनटू v, जो वेलोसिटी है एक्चुअली ये d होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो v माइनस 0, तो v माइनस 0 डिवाइडेड बाय जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए हमने कितनी मानी हुई है अपने हिसाब से c, स्टार्टिंग में जो हमने मानी थी रेडियल क्लियरेंस, ये बेसिकली क्या है मेरी रेडियल क्लियरेंस है ना। डायमीट्रल क्लियरेंस क्या होती है ये प्लस ये, रेडियल क्लियरेंस क्या थी c, डायमीट्रल को हमने क्या माना था c1 है ना, तो ये हो गई हमारी c, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर म्यू v by c लिख सकते हैं, ठीक है। c क्या है मेरी रेडियल क्लियरेंस, फिगर समझ में आ रहा है, ठीक है। मानता हूं कि आपने ऐसा नहीं पढ़ा तो हो सकता है प्रॉब्लम में समझ के आप क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी वाले पार्ट को हमने यहां से उठा के यहां रख दिया, बट इसका जो डायग्राम है वो ये वाला नहीं है कि वेलोसिटी आपने ऐसे मान लिया इसमें ना, वेलोसिटी क्या है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है वेलोसिटी, वो फिगर आप इधर से देखोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकल जाएगी, म्यू की वैल्यू दी गई है, ठीक है। म्यू क्या है कहां पर है, कहां गया भाई 20 ये विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट 20 मेगापास्कल सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू है 20, ठीक है। मेगापास्कल मतलब न्यूटन मीटर एमएम में है, वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी r ओमेगा, r इसकी रेडियस दे रखी है, शाफ्ट डायमीटर 40 है, इसका मतलब रेडियस कितनी होगी 20 एमएम में, ठीक है। इनटू में r इनटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी देगी 20 रेडियन पर सेकंड में लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय c, c क्या है रेडियल क्लियरेंस, क्लियरेंस कितनी हुई दी गई है 0.2, रेडियल है नहीं, ठीक है। द क्लियरेंस मतलब रेडियल क्लियरेंस 0.2 mm, ठीक है। तो यहाँ से टाउ की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपकी टाउ की वैल्यू आ जाएगी, टाउ की वैल्यू आ रही है कितनी 4 टाउ न्यूटन पर एमएम में आएगा ना, एम स्क्वायर 4 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, देखो 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या यही 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट अगर चेंज करोगे तो क्या यही है, देख लो एक बार जल्दी से 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप कितना बता रहे हैं 4 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बता रहे हो, एमएम स्क्वायर बता रहे हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकालना है ना, हां कितना 400 into 10 is to 9 आ रहा है, 10 to 9 आ रहा है, 400 नहीं 20 into 10 is to 6, 20 to 10 minus 3, यहाँ पर 10 minus 3 नहीं है, 6 नहीं किसमें दिया है एमएम में दिया है ना, ये मेगापास्कल सेकंड है, मतलब हमारा एमएम में हो गया, ठीक है। ये एमएम में हो गया, उसके बाद ये 20 into 20 ये भी एमएम में हो गया, ठीक है। दिस द म्यू एंड ये हमारे पास क्या होगी आर, आर की वैल्यू कहां पर है एमएम में हो गई 20, ठीक है। और उसके बाद ओमेगा हो गया हमारा 20, ठीक है। और नीचे हो गया हमारे पास 0.20, ठीक है। कैलकुलेशन हमारी नहीं आ रही, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में 400 नहीं आ रही, ये हमारी कितनी हो जाएगी 20 into 20 into 20, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये हो गया 400 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा 20 से 20 कैंसिल 10 टू पावर 2 गया ऊपर, ठीक है। और ये हो गया 2 4 400 गुना 10 की पावर हो गया हमारा 400 यानी कि 40,000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 40,000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को अगर मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो
चलो कोई नहीं, हम अपनी वैल्यू से चलेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है? 40,000 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, तो इसी को आप लेके चलो। नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या है यहाँ पर? हाँ, आंसर क्या है? कौन सा आ जाएगा? सी वाला। अभी क्या है? अभी तो टाउ निकला है। क्वेश्चन में क्या है? टी निकालना है ना, फिर टाउ। अभी टोर्क निकालना है आपको। ये क्या है हमारा? टाउ है। तो फोर्स कितना होता है? फोर्स क्या होता है? टाउ इनटू एरिया। ठीक है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। यहाँ पर एरिया कौन सा होगा? यहाँ पर एरिया कौन सा होगा? कौन सी वाली प्रोजेक्टेड एरिया? कौन सा वाला? ऐसे नहीं कर देना कि लोड ऐसे लगा, ये लोड वाली चीज नहीं हो रही है। ये आपको दिया हुआ है क्या? यहाँ पर शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया कौन सा होगा? जो ये मेरी पेरिफेरी वाली चीज, जहां पर मेरा शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो पेरिफेरल जो शियर स्ट्रेस जो वाला एरिया होगा मेरा, वो ये वाला होगा, येलो से। ठीक है, ये वाला। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई r, 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r इनटू l। भाई यही तो होगा ना एरिया। आपको मुझे लग रहा है शियर स्ट्रेस थोड़ा भूल रहे हो। शियर स्ट्रेस क्या थी? शियर स्ट्रेस इनटू वो जो उसका पैरेलल एरिया होता है, जहां जहां शियर स्ट्रेस काम कर रही है। तो कहां पर शियर स्ट्रेस काम कर रही है? जहां जहां लुब्रिकेंट है। भाई आप जो सामने से ऊपर से देखोगे, ऐसे देखोगे, तो लुब्रिकेंट आपको ऐसे ही तो दिखेगा ना, यहाँ पर इस वाली पेरिफेरी से लगा हुआ। तो इस वाली पेरिफेरी का तो ये वाला, तो ये लेंथ कितनी हो गई हमारे पास जहां से लगा हुआ है? ये हो गई 2 पाई r। इनटू में क्या हो गई? लेंथ। ठीक है, तो इनटू में हो गई लेंथ जनरल। ठीक है, तो 2 पाई r इनटू s, सो एरिया, तो टाउ इनटू 2 पाई r इनटू टाउ इनटू 2 पाई r इनटू l। ठीक है, तो यहां से अब आ गया हमारा फोर्स। अब फोर्स इनटू में क्या है? ये मेरी है फोर्स जो लग रही है इस पर। अभी शियर स्ट्रेस बताई थी आपने यहाँ लगती हुई, आपने यहाँ पर टाउ बताई थी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से। तो यहाँ आपने फोर्स कितनी बताई है? ये जो निकल के है टाउ इनटू। ठीक है, तो एरिया इनटू टाउ हमारी फोर्स आ गई है। तो फोर्स इनटू रेडियस क्या होगी मेरी? यहाँ से जो रेडियस काम कर रही है, इसके अबाउट जो हमारी रेडियस काम कर रही है, ये वाली, तो फोर्स इनटू रेडियस, ये क्या होगा मेरा? फोर्स इनटू रेडियस हमारा क्या होगा? तो ठीक है, तो ये फाइनली आंसर है आपका एफ इनटू आर, ना कि सिर्फ टाउ। ठीक है, तो आपने विस्कोसिटी में ये वाला क्वेश्चन जरूर किया होगा है। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, उसमें पॉइंट्स में जरूर आ रहा है। ठीक है, 7.96 f into r टोटल फाइनली कैलकुलेशन करें। हां, f into r f into r की वैल्यू आपकी वैल्यू की निकालना पड़ेगी। नहीं, r रेडियस डायमीटर है ना यहाँ पर 40, रेडियस कितनी हुई? 159। कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है। ठीक है, यहाँ आ जाएगा अराउंड 4 के टर्म्स में आंसर आएगा आपका। 4 के टर्म्स में, पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ हो सकता है, पॉइंट्स इधर हो सकते हैं। यहाँ पर या तो ऑप्शन होगा ए या होगा सी। कैलकुलेशन करना है। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप पर छोड़ दो। एक बार कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा या तो ए या सी, या फिर पॉइंट्स में हो सकता है इधर उधर। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना फिर। ठीक, आगे चलूं? ठीक, ये एक और क्वेश्चन। सोमरफेल्ड नंबर याद है? ZN/P * DY/C का स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पर वैल्यूज रखो, कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। एक नेचुरल फीड जनरल बेयरिंग ऑफ डायमीटर दे रखा है, लेंथ दे रखा है, ऑपरेटिंग एट 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, एन दे रखा है, कैरीज लोड दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, लोड हमारे W होता है। ठीक है, प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर आपका W/LD है। ठीक है, the lubricant used for the viscosity of 20 megapascal second, the radial clearance आपके पास है कि 50 माइक्रोमीटर। सोमरफेल्ड नंबर क्या हो गया? S = चलो मैं ये एक काम कर रहा हूँ, आपकी कैलकुलेशन का टाइम यहाँ यूज नहीं कर रहा, लेकिन इसके आप ब्रेक्स पे भी हमें जानना है। तो
वैल्यूज रखना, ठीक है, इनटू डी बाई सी का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। जेड यहाँ क्या दिया हुआ है, मैं वैल्यूज बता देता हूँ, बस कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है जेड की। जेड 20 है, ठीक है, एन क्या दे रखा है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड 20, ठीक है, एन हमारे पास दे रखा है 20, जेड 20, पी कितना है, प्रेशर, W बाई LD, W कितना है 2, W है 2, LD कितना है, प्रोजेक्टेड एरिया, लेंथ कितनी है डायमीटर इसकी जनरल की 50, mm में रखना, ठीक है, उसके बाद ये डायमीटर कितना है 50, ठीक है, mm में, तो उसके हिसाब से P निकाल लोगे, तीनों चीजें हो गई। D डायमीटर कितना दे रखा है फिर से आपको 50, क्लियरेंस क्या है ये, रेडियल क्लियरेंस और डायमीटर, अगर D है तो डायमीटर क्लियरेंस, ठीक है, और अगर ry सी ले लोगे या फिर रेडियल वैल्यू लोगे रेडियस की तो रेडियल क्लियरेंस, डायमीटर की वैल्यू लोगे तो डायमीटर क्लियरेंस। ये मेरे पास कौन सी क्लियरेंस दे रखी है, रेडियल क्लियरेंस, तो डायमीटर क्लियरेंस कितनी हो जाएगी यहाँ पर 100, समझ में आ रहा है ना, माइक्रोमीटर, इसको अपने mm में चेंज कर लो, ठीक है, बस इनकी वैल्यू रखना, सॉल्यूशन नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये पार्ट आपके लिए छोड़ दूं, ठीक है, और हो जाएगा। नेक्स्ट, तो डायनामिक लोड कैपेसिटी, फिर से वही सेंस वाला क्वेश्चन, द डायनामिक लोड कैपेसिटी मतलब सी की वैल्यू दे रखी है 6306, ये मेरा रेडियल क्लियरेंस नहीं है, ये डायनामिक लोड कैपेसिटी है फॉर लाइफ पर, ठीक है, और यहाँ पर डायनामिक लोड कैपेसिटी ऑफ सॉरी दिस इज द बेयरिंग नंबर SKF 6306, ठीक है, इस 22 किलो न्यूटन, मतलब फोर्स के सेंस में सी की वैल्यू मेरी कितनी रखी है 22 किलो न्यूटन, फोर्स के सेंस में सी की वैल्यू क्या होगी, फोर्स के सेंस में होगी, ठीक है, द मैक्सिमम रेडियल लोड इट कैन सस्टेन टू ऑपरेट ऑन दिस फॉर 2000 आवर्स, बिल्कुल अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया था, ये क्या है मेरा आरपीएम है, ये आवर्स हो गए, तो पहले मल्टीप्लाई करना है इसका, तो 600 गुणा 2000 गुणा 60 मिनट में, ये मेरे रिवॉल्यूशंस आ गए, ठीक है, बराबर सी की वैल्यू कितने 22, पी की वैल्यू पता करनी है कि पावर क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पर 6 है मतलब डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, ठीक है, तो बॉल बेयरिंग है ना ये डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, तो बॉल है तो ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो गया 22/p की पावर 3, तो p की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, आंसर आ जाएगा, कर लोगे इसे, ठीक है, प्लीज इन चीजों पर ध्यान देना, ठीक है, जब मैं स्लाइड आपको फॉरवर्ड कर दूंगा तो उस पर ध्यान देना कि क्या क्या हमने ये लिए थे, हिंट कैसे लिए थे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बताओ, जो सीधा हो गया आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन ढूंढो, डेफिनेशन ढूंढ लोगे हो जाएगा सब, बिल्कुल भाई, यहाँ पर डेफिनेशन किसकी है हमारी, बॉल बेयरिंग की, कौन सी वाली, बेसिक लोड रेटिंग, ठीक है, मतलब मेरी रेटेड लाइफ की बात हो रही है, द रेडियल लोड एट व्हिच 90% ऑफ द ग्रुप ऑफ द अपरेंट आइडेंटिकल बेयरिंग्स रन फॉर 1 मिलियन रिवॉल्यूशन, मैंने आपसे 1 मिलियन रिवॉल्यूशन के हिसाब से पूरा फॉर्मूला बताया था कि अगर 1 मिलियन रिवॉल्यूशन मेरी L90 की वैल्यू है, सर्वाइव मेरी 90% कर रही है ना, तो इसके लिए जो C/P हो गया की पावर K, तो यहाँ से P बराबर क्या आ गया, C निकल के, मतलब C बराबर P निकल गया, तो जितना इफेक्टिव लोड लग रहा है वो मेरी डायनामिक लोड रेटिंग होती है, ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताया भी था, तो इसकी डेफिनेशन क्या आ गई 90% के हिसाब से, L90 के हिसाब से, ठीक है, तो ये सुन सकते हैं लास्ट ये सॉल्व हो गया क्या, इसके वाले ये तो 600 into 2000 हाँ into 16, ठीक है, ये मेरे पास रिवॉल्यूशन पर मिनट थे, तो हमारे पास लाइन का रिवॉल्यूशन है, और 22 अपॉन p की पावर 0. हो सकता है कि मैंने थोड़ा कैलकुलेशन के साथ पर ध्यान नहीं दिया, अपने स्टूडेंट ऑप्शंस रखे हुए, तो हो सकता है कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाए, 0.11 एक बार हम चेक कर लेंगे कैलकुलेशंस, ओके। नेक्स्ट ये हो गया, द लाइफ ऑफ अ बॉल बेयरिंग एट अ लोड, ये फिर से वही सेंस है, बताइए क्या हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हमने करवाया था, जल्दी से करो, कुछ कैंसिल होते हैं इसमें क्यूब करके,
लाइफ बतानी है आवर्स में ही। if the load is increased to 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पहले था, अब लोड क्या हो गया 20 हो गया, वही L2 by L1 P2 by P2 कितना है 1000। ठीक है, आपको याद होगा ये अगर लोड हम डबल कर दें, लोड डबल ही तो हो रहा है, तो जो हमारे पास लाइफ है वो 1/3 के हिसाब से मतलब 2 पर क्यूब के हिसाब से घट जाएगी, मतलब 1000 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ने पहले भी करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट consider the following statement for a proper hydrodynamic lubrication of the given general bearing, क्या क्या होना चाहिए इसमें। ये हाइड्रोडायनामिक जनरल बेयरिंग जो मैंने समझाया था उनकी चीजों को याद करो और बताओ, मैंने सारी चीजें लिखवाई हुई भी थी वहां। विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होना चाहिए, कैसे, ये चीजें सोचो। और वो ग्राफ भी याद करना जो मैंने समझाया था ZN/P वाला ग्राफ। ये फॉर ए गिवन लोड कंडीशन ZN/P की बात है कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी घटती है क्या, A से B जा रहे हैं, P से Q जा रहे हैं, P कौन सा 1.3। सोचिए the higher the viscosity, अगर हम बात करें proper hydrodynamic lubrication of a given general bearing, higher the viscosity the lower the rotating speed needed to float the journal at a given load। ठीक है, अगर हमारे पास इसकी वर्डिंग को समझो जरा। ठीक है, the lower the rotating speed needed to float the journal at a given load, तो एक given load है। ठीक है, अगर उसमें हमने विस्कोसिटी एक फिक्स रख रखी है, मान लीजिए Z1 बोल रखी है उसकी, उसकी विस्कोसिटी Z1। ठीक है, लोड एक लग रहा है, ये हमारी हाइड्रोडायनामिक जनरल बेयरिंग। ठीक है, तो लोड एक लग रहा है, Z1 हमारी उसकी विस्कोसिटी थी। अगर मैंने उस विस्कोसिटी के बेसिस पर उसकी एक स्पीड चल रही थी, मतलब एक लाइफ है उसकी। ठीक है, अब उसकी स्पीड के हिसाब से अगर मैं वहां पर विस्कोसिटी बढ़ा दूं, सोचो जरा उसे, अगर मैं उस मटेरियल जो लुब्रिकेंट है उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा दूं, ठीक है, तब सोचो कि जो मेरी रोटेटिंग स्पीड है फॉर द गिवन लोड, मुझे रोटेटिंग स्पीड कम करनी होगी या बढ़ानी होगी, ZN/P के हिसाब से कम करनी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये जो चीज है ये क्या रखना है, एक तरह से कांस्टेंट। तो अगर Z बढ़ाऊंगा तो मुझे स्पीड क्या करनी होगी, कम, क्योंकि उसी गिवन लोड के लिए। ये मेरा स्टेबल कंडीशन वाला फिनोमेना था। याद करो, शायद आपको याद है या नहीं, ये मैंने समझाया था आपको, A से B जा रहे हैं, टेंपरेचर वाला सेंसर बताया था। ये वाला पॉइंट कौन सा था, स्टेबल रीजन। याद है या नहीं याद है, स्टेबल रीजन। ठीक है, नहीं पढ़ा। ठीक है, ये वाली चीज थी हमारी अनस्टेबल रीजन, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये था हमारा अनस्टेबल रीजन। ठीक, बहुत जरूरत है आपको वीडियोस की। The higher the rotating speed, the higher the bearing load needed to float the journal at a given viscosity। फिर से वही ZN/P के हिसाब से सोचो। ZN/P को हमें कांस्टेंट रखना है, स्टेबल रीजन में रखना है। तो स्टेबल रीजन में रखने के लिए the higher the rotating speed, अगर आप n को बढ़ाते हो, ठीक है, अगर आप n को बढ़ाते हो तो Z को आप कम करोगे अगर P कांस्टेंट है। बट यहाँ पर वर्डिंग पढ़ो, the higher the rotating speed, higher the bearing load। हमने यहाँ लोड को चेंज किया, तो higher the bearing load, ठीक है, needed to float the journal at a given viscosity। तो Z अगर कांस्टेंट है तो अगर आप n बढ़ाओगे तो P भी बढ़ाना चाहिए ना, अगर Z कांस्टेंट। क्योंकि ये चीज तो अगर आपने n बढ़ाया तो P को अगर घटाओगे तो ये वैल्यू तो बढ़ जाएगी। आपने अगर इसे 2 से 4 किया तो इसे भी तो आप 4 से 6 करोगे ना, मतलब इसको वैल्यू को सेम करने के लिए, स्टेबल रीजन में लाने के लिए। तो यहाँ पर वही चीज ये भी हमारे लिए सेम चीज दिखा रहा है, मतलब अगर n को बढ़ रहा है, Z सेम है, तो P भी बढ़ाना पड़ेगा, तब ये रेशियो कांस्टेंट। हमें क्या लेके चलना है, रेशियो शुड बी कांस्टेंट, मतलब अगर एक चीज फैक्टर बढ़े तो दूसरी चीज उसे घटा दे, जिससे कि वो स्टेबल रीजन में रख सके। A से कुछ चीज B की तरफ जा रही है तो B से वो A की तरफ आनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज देखो, इससे और क्लियर हो जाएगा। द हायर द बेयरिंग लोड, अब हमने क्या किया इसमें, बेयरिंग लोड को बढ़ा दिया। अगर बेयरिंग लोड बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, बट कंडीशन क्या क्या है, द हायर द विस्कोसिटी नीडेड, जरूरत है हमें विस्कोसिटी को क्या ज्यादा लेके चलने की, टू फ्लोट दी
जर्नल एट ए गिवन स्पीड, तो अगर स्पीड गिवन है मतलब n अगर कांस्टेंट है तो आपने अगर p को बढ़ाया तो z भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या ये बढ़ाना ही लिखा हुआ है, द हायर द विस्कोसिटी, इसका मतलब z भी बढ़ाना लिखा है, इसका मतलब तीनों ही स्टेटमेंट क्या है मेरे सही। ये मेरा वो ग्राफ है जो मैंने स्टेबल और अनस्टेबल रीजन समझाया था। तो बेयरिंग मेरी किसमें होनी चाहिए, स्टेबल रीजन में, ना कि अनस्टेबल रीजन में। इसलिए स्टेबल के लिए तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही। एक चीज कांस्टेंट रखेंगे, दो चीजें कैसे कैसे चेंज होगी वो इस पर डिपेंड कर रहा है जेड एंड वाई। ठीक है, बात क्लियर होगी। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा, ये क्वेश्चन हमारा इस वाले ग्राफ से। नेक्स्ट, इन ए हाइड्रोडायनामिक जनरल बेयरिंग देयर इज, ठीक है, इसका आंसर सीधा आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोडायनामिक जनरल बेयरिंग ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या a very thin film of lubrication between the journal and the bearing such that there is contact between the journal and the bearing, there is no contact। ठीक है, a thick film of lubrication between the journal and the bearing in hydraulic lubrication there is post lubrication between the journal and the bearing, हाँ कौन सा वाला होगा, ए वाला होगा, बट यहाँ पर क्या है, इज नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट। हाँ बट एक सेकंड यहाँ हम नो तो अपनी तरफ से डाल रहे हैं ना। ठीक है, अब जरा सोचो कि यहाँ इन ए हाइड्रोडायनामिक जनरल बेयरिंग देयर इज, इसमें एक और ऑप्शन है जो कि सूटेबल है, अगर हम ना लिखें क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड देखो, वेरी थिन फिल्म लुब्रिकेशन। क्या वेरी थिन फिल्म लुब्रिकेशन हमारे लिए बेस्ट होता है? ठीक है, हाँ बट हम मानेंगे तो यही कि हायर स्पीड के बेसिस पर वो मेटल टू मेटल कांटेक्ट हटा है। लेकिन हमारे लिए कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है इस कंडीशन में, कौन सा है, ये होता है कि वहां पर हाइड्रोडायनामिक जनरल बेयरिंग में ये कंडीशन बन गई है ना, थिक पर है ना, तो ज्यादा बेटर हमारे लिए कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। ठीक है, वो लोड पर स्पीड पे डिपेंड करता है, बट अगर जनरल सेंस में दिया हुआ है सीधा तो फिर हमें बेस्ट को लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर और कुछ है ही नहीं, यहाँ पर जनरल सेंस है, जनरल सेंस में इवैल्यूएशन लेके चलनी है, तो थिक फिल्म लुब्रिकेशन आना चाहिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जिंग इफेक्ट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फटीग लाइफ L for the rotating bearing is, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्वर्स टू द थर्ड पावर ऑफ द लोड फॉर द बॉल बेयरिंग। सोचो L जो होती है फॉर्मूला याद है, L इक्वल टू C by T की पावर Q, ये होता है बेसिकली, ये हमारे लिए तो कौन सा हो गया 1 and 3। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ द लोड ऑफ द बॉल बेयरिंग। ठीक है, बॉल बेयरिंग के लिए क्या होता है, Q होता है, K की वैल्यू Q। ठीक है, उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द बॉल बेयरिंग, उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 10/3 ऑफ द रोलर बेयरिंग। बिल्कुल सही बात है, K की वैल्यू क्या हो जाती है रोलर के लिए 10/3, तो L प्रोपोर्शनल टू T की पावर 10/3 है ना, इन्वर्सली टू द थर्ड पावर ऑफ द बॉल बेयरिंग, तो 1 and 3 में। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following statement is not true for the rolling contact bearing? ठीक है, सोच के देखो, बताओ not true for the rolling contact bearing, the rolling contact bearing मतलब एंटी फ्रिक्शन, उसमें क्या चीज नहीं होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो पढ़ो, ये किस चीज का है, ये किसका है, ये भी तो सोचो। क्वेश्चन में क्या है, which one of the following statement is not true for the rolling contact bearing मतलब एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। क्या आपने एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग में कभी भी जेड एंड वाई पी के बारे में बात की थी? लास्ट वाले पे थोड़ा नहीं, अभी लास्ट वाले पे तो मैं खैर अभी चला जाऊंगा इसका, बट पहले कंडीशन में ही सोचो ये किसका है, भले से स्टेटमेंट सही हो बट ये किसका स्टेटमेंट है, ये है हमारी जनरल बेयरिंग का, ना कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में जेड एंड वाई पी का तो मतलब ही नहीं होता, कोई यहाँ पर विस्कोसिटी होती है, लुब्रिकेशन होता है, वहां पर कोई मतलब ही नहीं होता, वहां तो रोलिंग एलिमेंट होते हैं। ठीक है, चाहे बॉल हो चाहे रोलर हो। तो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग का स्टेटमेंट है ना पहला वाला, इसका मतलब ये रोलिंग के लिए तो गलत हो गया, क्योंकि वहां तो हम ये चीजें यूज ही नहीं करेंगे ना, रोलिंग वहां तो रेटेड लाइफ चलती है और इफेक्टिव फोर्सेस चलते हैं। ठीक है, पी सी एल ये चलते हैं ना, वहां पर ये चीजें तो होती नहीं जेड एंड वाई पी। इसका मतलब आंसर क्या होगा सीधा हमारा, ठीक है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, बट फिर भी देख लेते हैं, जैसे आप बोल रहे हो इन सम केसेस द इनर रेस इज स्टेशनरी एंड द आउटर रेस इज रोटेटेड, तो सही बात है, ये गलत चीज थोड़ी है। इन सम केसेस कौन से वाले केसेस हैं, वो हमारा होलो सर्कुलर रोड,
होलो सर्कुलर शाफ्ट, मैंने ये चीज लिखी हुई है आपकी स्लाइड्स में। होलो सर्कुलर शाफ्ट, इसमें क्या होता है हमारा इनर बेस इज स्टेशनरी एंड आउटर बेस इज रोटेट, ठीक है ना। तो वो चीजें तो हमारे पर डिबेट है हम किसको चीज को प्रूव करें, ठीक है, होलो के हिसाब से, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट सही है फॉर द रोलिंग प्रोटेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल बेयरिंग इज characterized by basic static capacity, ये दे रखी है, डायनामिक कैपेसिटी मतलब c की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। उसके बाद द स्टैटिक इक्विवेलेंट स्टैटिक फोर्सेस मतलब c की वैल्यू दे रखी है 5500, ठीक है। 18000 ये है। द बेयरिंग लोडिंग रेशियो याद है, लोडिंग रेशियो क्या था हमारा, लोडिंग रेशियो CYP, ये हमारा लोडिंग रेशियो था, मैंने स्लाइड में लिखवा के रखा है वहीं पे। जब हम CYP की बात किया करते थे ना तो लोडिंग रेशियो की पावर क्या होता है, मतलब CYP इज लोडिंग रेशियो। तो यहाँ पे लोडिंग रेशियो हमारा क्या आ गया, CYP, C की वैल्यू कितनी है 18000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5500, कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लोगे। दूसरी चीज क्या है, लाइफ ऑफ मिलियन रिवॉल्यूशन, तो लाइफ क्या हो जाएगी मेरी CYP की पावर क्यूब, ठीक है। बॉल बेयरिंग है तो क्यूब, तो जो वैल्यू आएगी उसका क्यूब कर देना, आंसर आ जाएगा, जो भी इसमें से आंसर है, ठीक है। कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट इसको पार्शियल जनरल वेलिंग क्या होती है, पार्शियल जनरल वेलिंग ये होती है इसको ऐसे, ये चीज यहाँ पर ये डुप्लीकेशन चीज, these are the partial general वेलिंग। फुल जनरल वेलिंग क्या होती है, जो कंप्लीट, ठीक है। तो याद रखिएगा, चलो अब मैं इसको बता ही देता हूं, पार्शियल जनरल बेयरिंग इज यूज्ड फॉर द रेल, ठीक है, रेलवे के लिए हम पार्शियल जनरल बेयरिंग यूज करते हैं रेल के अंदर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, कुछ चीजें होती है ना जो हमें एप्लीकेशन के तौर पर याद रखनी है, एक तो ये हो गया। दूसरा फुल जनरल बेयरिंग डीजल इंजन ट्रैक्स में यूज की जा रही है, ठीक है। रेडियल बेयरिंग हमारी कंबाइंड रेडियल एंड एक्सल लोड के लिए यूज की जाती है, जरा सोच के बताओ इसको, या रेडियल बेयरिंग मेरी कंबाइंड रेडियल एंड एक्सियल लोड के लिए यूज की जाती है, नहीं, वो हमारी कौन सी होती है, टेपर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ये चीज याद रखना, पार्शियल किसके लिए जो होती है रेडियल, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बेयरिंग प्रेशर बताना है, बेयरिंग प्रेशर इसके लिए बेयरिंग का लास्ट क्वेश्चन है, अभी फ्रिक्शन वाला होता है, क्लचेस वाला। जनरल बेयरिंग ये है, लॉन्ग दे रखी है और रोटेशन उसका दे रखा है, ठीक है, विस्कोसिटी दे रखी है, तो डायमीटर क्लियरेंस दे रखा है, बेयरिंग प्रेशर होता है, बेयरिंग प्रेशर के मैंने आपको सोमरफेल्ड नंबर की वैल्यूज बताई थी नहीं, बस ये बताया था कांस्टेंट होता है, वो भी आइडेंटिकल वैल्यू d by sec स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू भी याद रख लीजिएगा। जहां अगर इससे ऐसे क्वेश्चन में आपसे अगर ये चीजें अननोन इनमें से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप सोमरफेल्ड की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है, आप सोमरफेल्ड की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे, सोमरफेल्ड नंबर याद रखिएगा 14.3 into 10 to the power 6 लेके 14.3 into 10 to the power 6, अब क्या हो जाएगा, z की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 0.06, ठीक है, n की वैल्यू क्या दे रखी है, रोटेशन 450, ठीक है। उसके बाद p की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, p निकालना है, p निकालना है, d की वैल्यू डायमीटर है 60 एंड रेडियल क्लियरेंस हमारे कितना है, डायमीटर ले तो डायमीटर की वैल्यू 10, ठीक है। यहां से आपकी p की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर आप क्या इसका p की वैल्यू इससे निकाल सकते थे, सोचो जरा, क्या आप इसकी वैल्यू इससे निकाल सकते थे, है ना, बट इससे निकालने के लिए w क्या लिखते हैं, w तो एक्सटर्नली लोड होता है,
कैसे निकाल सकते हैं? सोचो यार, फोर्स निकालना फोर्स कैसे है? वो रेडियल लोड है, वो रेडियल लोड कैसे निकालोगे? ऐसे देखो रेडियल लोड निकालोगे कैसे है ना, तो इस फॉर्मूले से भी नहीं निकाल सकते तो कौन से फॉर्मूले से जाओगे? ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखो कि अगर आप इससे डायरेक्टली ना निकाल सको तो ये लोड की वैल्यू कहां से निकालोगे? वो तो एक्सटर्नली अप्लाइड होता है, वो तो हमारे लिए एक तरह से अननोन वैल्यू। ठीक, चलो तो ये हो गया हमारा बियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। काफी है क्वेश्चन है ना, काफी। बस एक बार इनको स्लाइड को फिर से चेक कर लेना, खुद से क्वेश्चन कर लेना है जो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिए। ठीक है, अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। फ्रिक्शन प्रैक्टिस मुझे लग रहा है ब्रेक्स कर लियो अप्लाई कर क्वेश्चन में करना जरूरी था, उस रोड का तो है अभी कंफर्म शाम को कंफर्म अभी ये की बात गेट की तरह इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शाम को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अभी जो क्लास चलती है तो कौन सी वो है नहीं जी देखा एफएम चल रहा है वीडियोस अपलोडेड हो गए हैं एफएम को अच्छा वाला सर तो सब टीवी वाले ले टीवी का सब का मैकेनिक्स बट बट आप ही चल सकते हो न्यू बच्चे गेट का होगा सर टाइमिंग तो ऐसे सर 12:30 है उधर कुछ बैठे चल के बाद उससे बात करें। हाँ देखो अब हम बात कर लेते हैं क्लचेस के क्वेश्चंस। क्लचेस में क्या है, ये फर्स्ट डिवीजन रखा हुआ है, वही चीज मैंने आपको अभी तक बताई थी। कौन सी? जो क्लच। तो जो क्लच कैसे होती है? जो क्लच इस तरह की होती है। प्रोडक्शन शुरू होगा तो स्टार्ट हो ही जाएगा, फिर बीच में से हटेगा बन जाएगा, अगर कल तो शुरू होगा तो प्रोडक्शन हो जाएगा, नहीं तो परसों से हो जाएगा। हाँ एमडी की बात कर सकते हैं। वही बता रहा है कि इतना होता है बाइक से नहीं होता सिर्फ जो क्लच एक्चुअली कैसे होता है ना, जो क्लच हमारी फ्रिक्शन क्लच नहीं होती, इनका हम जल्दी से एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम के साथ नहीं रहती। जो क्लचेस क्या होती है, जो क्लचेस जैसे गियर होते हैं, ठीक है, उस तरह के क्या होती है, फिर फंस जाते हैं, ऐसे एक दूसरे में फंस जाते हैं, मतलब टिथ एक दूसरे में फंसते हैं तब जाके चलते हैं। तो क्या ये फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है? ठीक है, मनीष जी सोचो जरा, अगर मैं आपसे जो क्लच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये फिगर दिख रहा है, थोड़ा सा इमेजिन हो रहा है कैसा है कि यहाँ छोटे-छोटे टीथ बने हुए हैं और उनके बीच में गैप है। अब बस क्या करना है, बिल्कुल इसका रेप्लिका, जहां मैंने गैप छोड़े वहां पर टीथ बनाना। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ये जो यहाँ गैप छोड़े हुए हैं, मान लीजिए इसमें ऐसे ही गैप छोड़ा हुआ है इन दोनों के बीच में, तो बिल्कुल वैसा ही जो यहाँ वाला गैप है, उसी गैप के बेसिस पर ऐसे, तो रेस्पेक्टिव इस वाले गैप पर यहाँ पर ऐसे क्लिप दे दो, ठीक है, ये दे दी, ठीक है, यहाँ गैप है तो यहाँ एक क्लिप दे दो, ऐसे ऐसे ये क्लिप दे दी, ऐसे यहाँ गैप है तो इसके बैक साइड में हो जाएगा, यहाँ गैप है तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टिथ बिल्कुल ऐसे हैं जो इसके साथ में ऐसे,
ठीक है। तो ये चीज जो कहलाती है ना, इसमें ये ड्राइविंग है, ये ड्रिवन है। तो ड्राइविंग से ड्रिवन, एक बात सोचो, ड्राइविंग से ड्रिवन कब इंगेज होगी? जब रोड ट्रांसमिट करना है। और दूसरी बात ये कि इसका जो एंगेजमेंट है वो स्मूथ हो सकता है, सोचो जरा, कभी नहीं। क्योंकि आपको क्या है, आपको बिल्कुल चांसेस ऐसे चाहिए कि जब इसका गैप बिल्कुल इसके सामने लगे और ये क्या हो, ये रोटेट कर रहा, तब जाके इसका जो एंगेजमेंट है वो काफी टफ होता है। ठीक है, इसीलिए जो ग्लिचेस हम जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, और बट इन जो क्लचेस को हम क्या बोलते हैं, क्या हम इसे फ्रिक्शन क्लचेस बोलेंगे? बस ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या ये मेरी फ्रिक्शन क्लचेस हैं? क्या ये फ्रिक्शन की हेल्प से टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है? नहीं, ये किसकी वजह से कर रही है? एक दूसरे में फिक्स होने की वजह से। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्शन क्लच। पॉजिटिव एक्शन याद है ना, स्लिप है ही नहीं, इसमें स्लिप है ही नहीं, स्लिप बिल्कुल नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन में स्लिप होने के चांसेस रहते हैं। जब सरफेस एक दूसरे से ऐसे टच होती है तो स्लिप होने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या स्लिप हो सकती है? जब एंगेजमेंट पूरा हो गया, जैसे कि गियर, जब एंगेजमेंट पूरा हो गया है तो फ्रिक्शन स्लिप नहीं हो सकती, इसलिए इसे हम पॉजिटिव एक्शन क्लच बोलते हैं, पॉजिटिव क्लच। क्लियर हो गया? ये जो क्लच मैंने वहां नहीं बताया, ये इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The cone clutch have become obsolete because of, ठीक है, जनरली cone clutch अब यूज नहीं होती है, उसकी जगह कौन सी चीज यूज होती है? मैंने क्लास में समझाया था। अब cone clutch की तरह ही मेरा दूसरी चीज भी है जो कि काम कर रही है। cone clutch की तरह ही मेरा टॉर्क ट्रांसमिशन दूसरी चीज में भी हो रहा था। किसमें हो रहा था? कौन सी चीज अच्छी थी ऐसे? दैट इज द मल्टी प्लेट क्लच। ठीक है, लास्ट में मैंने इसमें क्लास में बताया था आपको मल्टी प्लेट एंड कौन में कौन सी अच्छी है। तो मैंने बताया था कौन अच्छी है, बट मल्टी प्लेट भी उसी की तरह काम करती है। ठीक है, एक सेम साइज के लिए। तो मल्टी प्लेट अगर हमारे लिए काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम कौन क्लच को जनरली यूज नहीं कर रहे। कौन क्लच में क्या हो रहा है? कौन क्लच में हमारे पास ये जो शेप है ये कुछ इस तरह का बन के आ रहा है। कौन क्लच में ये शेप ऐसे बन के आ रहा है, इधर वाली शेप स्लैंट है, इधर वाली शेप स्लैंट है। इसका जो एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट है थोड़ा टफ होता है। किस सेंस में? ड्राइविंग शाफ्ट, जो ड्राइविंग हमारी जो ड्रिवन शाफ्ट है, ड्रिवन शाफ्ट में इसका जो एंगेजमेंट है ड्राइविंग शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट के साथ में, वो थोड़ा सा टफ होता है। इसीलिए ये कोन क्लच अब ऑब्सोल्यूट हो चुका, अब यूज नहीं होती जनरली। अब इसकी जगह क्या यूज होती है? हमारी मल्टी प्लेट क्लचेस। ठीक है, तो यहाँ पर द कोन क्लचेस स्मॉल कोन एंगल्स ऑब्सोल्यूट बिकॉज़ ऑफ स्मॉल कोन एंगल। पहली चीज, स्मॉल कोन एंगल भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है कि नहीं? मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था 12.5 से 15, बट उसका अगर और एंगल हम कम कर सके तो और ज्यादा पावर ट्रांसमिशन हो। ठीक है, और क्लचेस में पावर ट्रांसमिशन चाहिए होती है ना कि उसको रोकना होता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्मॉल एंगल रखोगे उतना अच्छा, बट वो स्मॉल एंगल क्रिएट नहीं हो पाता। क्योंकि अगर आप स्मॉल एंगल क्रिएट करोगे तो आपको ये वाली चीजें ऐसी बनानी होंगी। ठीक है, ये चीजें ऐसी बनानी होंगी। ठीक, तो इसलिए स्मॉल कोन एंगल्स जरूरी है, जबकि इसको बनाना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, दूसरा एक्सपोजर टू डर्ट एंड डस्ट, ये भी होता है। तो कोन क्लचेस का जो एंगेजमेंट है डिसएंगेजमेंट है वो काफी सरफेस एरिया को लेके चलता है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही डर्ट एंड डस्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, फायदा था सरफेस एरिया का, बट उसमें नुकसान ये वाला है। ठीक है, डिफिकल्टी इन डिसएंगेजमेंट, ये जो मैंने अभी लास्ट में बताया। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर द ऑब्सोल्यूट ऑफ द कोन क्लचेस। कोन क्लचेस अब जनरली यूज नहीं होते। ठीक है, next, which of the following is not a friction clutch? जो क्लच अभी समझाया, ठीक है, जो क्लच। आगे चलें, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन ये भी बताया हुआ है, बताइए कौन सा होगा? The pressure distribution of the entire surface of the friction is according to the uniform wear theory, समझाया हुआ। कौन सा वाला जाएगा? बी वाला। क्यों? हाइपरबोलिक कर्व आ रहा है। ठीक है, यहाँ सबसे कम प्रेशर, यहाँ सबसे ज्यादा प्रेशर है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, the torque transmission capacity of a friction clutch can be increased by following methods. Torque transmission capacity of friction clutch can be increased by following method. कौन-कौन सी चीजें हम कर सकते हैं? ये कर सकते हैं यूजिंग फ्रिक्शन मटेरियल विद हायर कोएफिशिएंट। ठीक है, म्यू की वैल्यू जितना ज्यादा है, आपको याद है टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी क्या निकल के आती है? न्यू इनटू डब्ल्यू इनटू आर इफेक्टिव। है कि नहीं? तो यहाँ से हमारे पास इंक्रीज द प्लेट प्रेशर कर सकते हैं। डब्ल्यू क्या है? हमारा प्रेशर से रिलेट करता है डायरेक्टली। ठीक है,
प्रेशर से, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज द मीन रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन डिस्क कर सकते हैं, मीन रेडियस इतनी मेरी आर इफेक्टिव, इसका मतलब ये 1 सी एंड डी तो सही है, तो क्या चीज है हमारी गलत, चेंजिंग इट्स एप्लीकेशन। जरूरत नहीं है ना शीट के, हमें तो इन चीजों से ही हमें सीधा मिलता है, क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग इन द टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी, एप्लीकेशन की चेंज इन डायरेक्शन। हां, चेंजेस इन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब एक तो डायरेक्शन का हो गया, दूसरा हमारी जो भी हमारे पर्टिकुलर चीजें हैं, जैसे कि ये हमने कि यूपीटी लो या यूडब्ल्यूटी लो, ठीक है, हम यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी ले रहे हैं या यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी ले रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, म्यू डब्ल्यू एंड आर इफेक्टिव, तो उसमें भी हमारे पास यही तो था, म्यू डब्ल्यू एंड आर इफेक्टिव, और इसमें भी क्या था, म्यू डब्ल्यू एंड आर इफेक्टिव, ठीक है, यूपीटी या यूडब्ल्यूटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि टॉर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी हमारी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेट कर रही है वो इन तीनों चीजों से कर रही है, ये जो तीन चीजें यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, हां नहीं मल्टीपल सिलेक्शन, तो यहाँ रॉन्ग है ना, रॉन्ग, अच्छा रॉन्ग पूछा है, select the wrong statement, इसमें भी wrong पूछा हुआ है। The uniform pressure theory is applicable only when the friction lining is new, this is right, right है। new के लिए UPT, worn out के लिए क्या होगा, ये worn out के लिए UWT, ठीक है, worn out मतलब old, the friction radius for new clutches is slightly greater than the worn out clutches, ये क्या है मेरी फ्रिक्शन रेडियस, फ्रिक्शन रेडियस मतलब R इफेक्टिव, R इफेक्टिव क्या मेरी इसकी ज्यादा होती है न्यू क्लच की, याद करके बताओ, मैंने ये रिलेशन आपको बताया नहीं था, कहां से, P UPT इज ग्रेटर देन आया था, P UWT आया था, प्रूफ कराया था ये, ठीक है, P UPT इज ग्रेटर देन आया था P UWT, ठीक है, तो इसका मतलब R इफेक्टिव फॉर द UPT ज्यादा होती है ना, क्योंकि UW तो कांस्टेंट, तो R इफेक्टिव में तो चेंज हुआ, इसका मतलब मेरे पास R नॉट क्यूब माइनस RI क्यूब डिवाइडेड बाय R नॉट स्क्वायर माइनस RI स्क्वायर into 2/3 is greater than होता है किससे, R नॉट प्लस RI अपॉन 2 से, ठीक है, ये चीज चाहे तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, R नॉट की वैल्यू R रखते हैं, RI की वैल्यू 0 रखते हैं, है ना, आपने फ्लैट पाइवट्स, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या था 4/3 के साथ, ठीक है, तो ये वैल्यू इससे ज्यादा होती है, ठीक, इसका मतलब ये भी सही, तो क्या बचेगा, गलत, ये मेजर पोर्शन ऑफ द लाइफ ऑफ फ्रिक्शन लाइनिंग comes under uniform pressure criteria, क्या वो uniform pressure criteria के अंदर आता है मेरा मेजर पार्ट, portion of the life of the friction lining comes under मेजर पार्ट हमारा क्या, आप खुद सोचो, न्यू क्लचेस हमारी किसकी है, यूपीटी की, बट जैसे जैसे वो टाइम हमारा निकलता है, जैसे जैसे लाइफ निकलती होती है, वो किसका आती है, यूडब्ल्यूटी में, यूडब्ल्यूटी के लिए हमारे पास मेजर पार्ट किसके अंदर आता है, फ्रिक्शन लाइनिंग का मेजर पार्ट किसके अंदर आता है, यूडब्ल्यूटी में, कांस्टेंट वियर के अंदर, ना कि कांस्टेंट प्रेशर के अंदर, तो इसका मतलब कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर लाइफ ऑफ द क्लच, ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ न्यू के लिए हम यूपीटी यूज करते हैं, जैसे ही 1-2 दिन भी हो गया, जैसे ही उसके हमने चला रहे हैं उससे फ्रिक्शन क्लच को, तो तुरंत ही उसमें यूडब्ल्यूटी लगाना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो फोर्थ स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहां पर अगर राइट करना है तो क्या लिखेंगे इसे, यूडब्ल्यूटी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, in designing a blade clutch, assumption of uniform wear condition is made because uniform wear condition is made because क्यों हम UWT लेते हैं किसी क्लच में, शेप और डिजाइन हो गया, तो जो बेस्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, सोचो जरा कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, UWT हम क्लच में क्यों लेते हैं, यूनिफॉर्म wear करके हम क्लच में क्यों लेते हैं, बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, सेफर डिजाइन किसकी, क्लचेस में सेफर डिजाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूपीटी, क्लच में सेफर डिजाइन के लिए क्या यूज करते हैं, यूपीटी, क्योंकि यूपीटी में वो क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है, उसमें पावर लॉस हमारा ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है, क्या दिस इज द रियल लाइफ सिचुएशन, अच्छा आपने बोला था रियल लाइफ सिचुएशन, क्योंकि हमारे पास हमेशा क्या होता है यार, कभी भी आप उसको परमानेंटली न्यू रख नहीं सकते, जैसे ही आपने उसको वर्किंग में लेके आए वो तुरंत ही बर्न आउट होनी शुरू हो जाएगी, इसका मतलब सबसे बेस्ट क्या चीज है हमारी, इट इज क्लोजर टू रियल लाइफ सिचुएशन, कौन सी वाली चीज, यूनिफॉर्म वेयर वाली चीज, यूनिफॉर्म वेयर, हां
फुल लाइफ हमारी यूडब्ल्यूटी में ही है ना, शुरू वाली ही बस हमारी यूपीटी में हम स्टडी करते हैं बस, है ना। नेक्स्ट, इन अ मल्टी डिस्क क्लच द रिकमेंडेड नंबर ऑफ द क्लच डिस्क, हां ये वैल्यू याद रखिएगा, दिस विल बी 4, ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा अपने जेईई क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। ये हमें कितनी चाहिए, कम से कम कितनी चाहिए होती है, 4 क्लचेस मल्टी क्लच, ठीक है, कम से कम 4 तो चाहिए होती है, ठीक है। इसका मतलब आपकी बाइक में भी कम से कम कितनी लगेगी, 4, ठीक है। Next, the ratio of inner to outer radii of the clutch is normally taken between inner and outer, याद है ना, वो जो कॉर्नर वाली बेयरिंग पढ़ते थे ऐसे ही RI और R, तो उनका जो रेशियो होता है वो अराउंड 0.6 से लेके 0.7 तक जनरली होता है, ये भी याद रखना। ये दो क्वेश्चन हमारे डाटा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि कभी-कभी पूछ लिए जाए, क्योंकि जेईई में जनरली आपको ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं डाटा स्पेसिफिक। Which is not the advantage of the wet clutch, wet clutch में समझा रखिए, it is not the advantage, कौन सी एडवांटेज नहीं होती है वेट क्लच में, वेट क्लच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होता है कम, समझाया था वेट क्लच क्या होती है, जिसमें लुब्रिकेशन ज्यादा है, तभी तो वो वेटेड है। वेट क्लच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा होता था या कम, कम, राइट, कम होता था, इसका मतलब पहली चीज ही क्या है, गलत है ना, बस आंसर में पहली चीज गलत होगी, बाकी सारी क्या है, सिंपलिसिटी ऑफ द सीलिंग, बात ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसमें लुब्रिकेशन ज्यादा है। नेक्स्ट चीज ग्रेटर ऑपरेटिंग लाइफ, बात सही है, क्योंकि उसकी जो क्या कहते हैं हम वेट क्लचेस का मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया है वहां पर, हीट लॉस हमारा क्या हो रहा है, हीट लॉस हमारा वेट क्लच में कम हो गया, पहले ज्यादा हो रहा था बट लुब्रिकेशन डाल दिया तो हमारा अपने कम किया उसका हीट लॉस, जिसमें जा रहा था वो लुब्रिकेशन में जा रहा है, ठीक है। स्मूथनेस ऑपरेशन एंड ये भी सही है, उसमें ड्राई क्लच में दिक्कत रहेगी, वेट क्लच में थोड़ा सही रहेगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा हमें आंसर दिख रहा था, दूसरे पे डाटा भी नहीं था, हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो ही नहीं सकता वेट, ठीक है। नेक्स्ट, for a cone clutch utilizing leather to absorbers lining the recommended semi cone angle, आपको मैंने वैल्यू बताया कि सेमी कोन एंगल की, ठीक है, 12.5 से 12.5 हमारा जनरली यूज किया जाता है, 12.5, लेदर एस्बेस्टस लाइन जो हमारे पास क्लच बन रही है, तो लेदर के जितना भी अच्छा फ्रिक्शन मटेरियल होगा उसी से हम, जितना भी अच्छा फ्रिक्शन मटेरियल होगा उसी की तो लाइनिंग हम बनाना चाहेंगे। डायाफ्राम जो होते हैं ना, डायाफ्राम, ठीक है, वो भी हमारे जनरली लेदर से बने होते हैं, ठीक है। तो चलो वो तो हमारी स्प्रिंग की बात होगी, मैं आपसे उसकी बात कर रहा हूँ, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा क्लच का उतना ज्यादा अच्छा, ठीक है, जितना ज्यादा म्यू जितना ज्यादा अच्छा उतना ही यहाँ पर एक्स्ट्रा में आपके पास फोर्स आएगा, तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन आप अच्छा कर सकते हो उसके लिए जो मटेरियल आप यूज कर सकते हो वो बेस्ट है, जिसमें म्यू ज्यादा हो सके, लेदर कम हो जाएगा, हां लेदर की लाइफ कम हो जाएगी, ये तो फिक्स है, बट लेदर अच्छी क्वालिटी का यूज होगा, ऐसे नहीं, ठीक है। लेदर की लाइफ तो अच्छी, लाइफ तो खराब हो ही जाएगी फिर, क्यों, क्योंकि अगर लेदर लाइनिंग आप लेके चल रहे हैं तो दिक्कत तो करेगी, ठीक। हमारे लिए क्या है, मेटल ही जनरली यूज किया जाता है, ठीक है, प्रेफरेबल मेटल ही होता है, ठीक है। इन मल्टीपल डिस्क क्लचेस N1 और N2, ये भी फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था, है ना, N1 plus N2 minus B ऑप्शन, N1 plus N2 minus, ठीक है। नेक्स्ट, on the motors with low starting torque, the type of clutch to be used is low starting torque, very good, centrifugal clutch, low starting torque के लिए centrifugal clutch यूज होती है, और ये हमारी किसमें यूज होती है, हमारी स्कूटी में, ठीक है, तो समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट, the frictional torque transmission in the flat pivot bearing assuming uniform wear, UWT क्या हो जाएगा, R फैक्टर 2/3, 2/3 UWT, ठीक है, 2/3, ठीक है। नेक्स्ट, a clutch has a outer and inner diameter, ठीक है, ये चीजें हैं, assuming यूनिफॉर्म प्रेशर, आपके पास P की वैल्यू कांस्टेंट है ओमेगा पास्कल, ठीक है, और म्यू की वैल्यू देखिए 0.4, ठीक है, T की वैल्यू बता है, ठीक है, T की वैल्यू यहाँ से कहां से आ जाएगी, मैं आपको फॉर्मूला बताया था जो अभी आपने किया था यूज, ठीक है। कौन सा वाला लेके चलोगे क्लच में, कौन सी वाली लेके चलते हैं, UWT लेके चलते हैं या UPT लेके चलोगे, ठीक है, UPT, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर UPT लेके चल रहे हैं
तो इसमें आंसर किसके बेसिस पर निकलेगा? यूपीटी। ठीक है, तो यूपीटी के बेसिस पर आप आंसर निकालेंगे। यूपीटी का तो क्या हो गया हमारा? म्यू डब्ल्यू आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव की वैल्यू यहाँ पे क्या है? म्यू डब्ल्यू आर नॉट प्लस आर आई डिवाइडेड बाय, ठीक है, आउटर इनर रेडियस दे रखी है। p की वैल्यू कहां से निकालोगे? p की वैल्यू कहां यूज करोगे? w में। w क्या थी हमारी? py 2 पाई सॉरी पाई r नॉट स्क्वायर माइनस, यहां से वैल्यू रख लोगे w की, क्योंकि आपको दी हुई है r नॉट प्लस r i बाय 2 स्क्वायर रूट का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following statement is correct in case of the clutches? The uniform pressure theory, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या देती है? यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी क्या देती है? gives a higher friction torque than uniform air theory. PUPT ज्यादा आया था, नहीं आया था? PUPT ज्यादा आया था, इसका मतलब क्या हुआ? सीधा पहला आंसर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेबल फॉर ओल्ड क्लचेस क्या होती है? UWT ना कि UPT। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगी? हायर फ्रिक्शन टॉर्क दैट दी UWT। PUPT is greater than PUWT। आया था हमारा आंसर, प्रूफ हमने कर दिया है। नेक्स्ट, which one of the following is the correct expression for the torque transmission? फॉर्मूला ढूंढ लो बस, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है? भाई कॉनिकल क्लच, ठीक है, और एज्यूमिंग यूपीटी, एज्यूमिंग यूपीटी, तो यूपीटी के हिसाब से कौन सा हो गया मेरा? ठीक है, आर प्लस यूपीटी, सॉरी यूपीटी में तो ये वाला हो गया सीओ, है ना, सीओ। यूपीटी क्या होता है? 2/3 वाला, ठीक है, तो 2/3 न्यूटन टू आर में ये हो गया डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, ये भी आपका उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या? इन ए प्लेट क्लच एक्सियल फोर्स इज 4 किलोन्यूटन, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सियल रखते हैं हमारे लिए 4 किलोन्यूटन, ठीक है। द इनसाइड रेडियस है w की, जैसा हम लोग लिखते हैं, द इनसाइड रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस इज 50 एंड आउटसाइड रेडियस इज टू r नॉट एंड r i डायरेक्टली, ठीक है। फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर मीन रेडियस क्या होगी यूपीटी के लिए? ठीक है, यूपीटी के लिए 2/3 r नॉट क्यूब माइनस r i क्यूब डिवाइडेड बाय r नॉट स्क्वायर माइनस r i, बस ये वैल्यू लगानी है, आंसर है, ठीक है। r इफेक्टिव का सीधा है, ठीक है। नेक्स्ट, in the multiple disc clutch if there are 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 क्या है? ड्राइविंग शाफ्ट, मतलब n1 की वैल्यू 6 है, n2 की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो हमारे पास कांटेक्ट सरफेसेस कितने हो गए? n इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 1, सो 6 प्लस 5 माइनस 1 तो कितना है? ठीक है, क्लियर, ये फॉर्मूला सीधा हो गया। नेक्स्ट, इन कोन क्लचेस, मैंने आपको एक चीज बताई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले कि कोन क्लचेस क्यों ऑब्सोलेट है, क्योंकि उनका जो डिसएंगेजमेंट है वो सही नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो कोन क्लचेस होती है ऐसे होती है, ये मेरा क्या है? ड्राइविंग, और ये क्या है इस साइड? ड्रिवन, ठीक है, ड्रिवन। तो इससे आप आंसर निकाल लो इसका। क्या? outer cone is keyed to driving shaft, outer cone is keyed to driving shaft, ठीक है, and inner cone is free to slide on the driving shaft, ड्राइविंग ये है, हाँ ठीक है, ड्रिवन इस साइड वाला उसमें, तो ड्रिवन शाफ्ट पे मेरा आउटर जो ये वाला, सॉरी इनर जो है, इनर कोन हमारा ये तो होगा येलो वाला, दो कोन है इसमें, इनर ये होगा आउटर ये होगा, आउटर किससे है? ड्राइविंग शाफ्ट से की, जबकि इनर किससे है? ड्रिवन शाफ्ट से। तो आंसर क्या हो गया मेरा सीधा, ठीक है, हमेशा ऐसे जाता है, हां हमेशा ऐसे, तो ये चीज इधर जाती है, इसीलिए डिसएंगेजमेंट इसका टफ होता है। ये जो है ये इसके ऊपर कीड होता है, जब आप ये पैडल घुमाते हो ना तो ये चीज इस साइड स्लाइड होती है, ठीक है, इसके ऊपर इस पर की लगी होती है, उस पर ही स्लाइड होती है, ठीक है, ग्रूव होता है ना, ग्रूव उसका नाम। To carry a large axial load in a flat polar bearing, a number of polar is provided. ये फिर से बड़ी pronunciation आई है, decreases intensity of the pressure, ठीक है, decreases intensity, ठीक है,
last question. The external and internal diameter of the multipolar thrust bearing are 400 and 300 respectively. Load and intensity of the pressure are just the number of polars करते हैं. तो n की वैल्यू बतानी है. मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था. n क्या होता है? W total upon W each. ठीक है. W total upon W each. ठीक है. यहाँ पे क्या है? If load and intensity of the pressure are this. Load and intensity of pressure. ठीक है. तो 1750 and 7. 1750 क्या है मेरा? W total. W total क्या है मेरा? 1750. W each क्या होगा? W each क्या होगा? 3 upon very good pi r naught square minus r I. ठीक है. यहाँ से आप W each निकाल सकते हो. n की वैल्यू W total दिया हुआ है. W each में आपने ये वैल्यू रखी. r naught r I दी हुई है. 400. ठीक है. वैल्यू रख लोगे, इनको रेशो कर दोगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है. ये हो गया हमारा फ्रिक्शन क्लचेस. ठीक है. This chapter is also complete. ठीक है. So कल हम बात करने वाले हैं ब्रेक्स